चलिए आज हमारे सामने अवेलेबल है सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉज एग्जामिनेशन जो अभी हुए लेटेस्ट जो प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ कोर्स मई 2016 कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉज के क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर और एनालिसिस ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और वट एवर जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये हमारा अपना ओपिनियन है बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स द कंपनीज एक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट जो नोटिफिकेशंस आई हुई हैं ऑफ कोर्स रूल्स रेगुलेशंस व्हाटएवर सेबी की रेगुलेशंस एंड ऑफ कोर्स ये सारी सोर्सेस से ऊपर डिपेंडेंट हमारा एनालिटिकल आंसर होगा और हम देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स जो पेपर में आए हुए थे उनको एनालाइज करेंगे और कहाँ आपसे गलती हो सकती है कहाँ आपने मिस्टेक कर दिया होगा ये भी मुझे समझ में आ रहा है कहाँ आपसे क्वेश्चन समझने में भूल हुई होगी ये भी समझ में आ रहा है तो मैंने इन सारी बातों को एक समराइज किया है एक पॉइंट आउट किया है बनाया है एक समराइज शॉर्ट समरी बनाई है तो चलिए प्रेजेंट करते हैं आपके सामने और मिला के देखिएगा आपने कैसा आंसर किया क्या किया और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन किस फील्ड में है किस मैटर के ऊपर है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कंपलसरी क्वेश्चन है हमारे सामने कंपलसरी क्वेश्चंस और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसके 5 पार्ट्स हैं देखोगे ए बी सी डी एंड ई ए बी सी डी एंड ई 5 पार्ट्स हैं और सबसे रेलिवेंट फैक्टर है कि हमको ये सारे पार्ट सारे आंसर्स करने हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इट इट कैरीज दैट ऑफ कोर्स द 20 मार्क्स थे चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं कहाँ क्वेश्चन क्या है मैं स्लाइड पे क्वेश्चन ले रहा हूँ और बिल्कुल आंसर भी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा डिस्कस करूंगा इन सारे मैटर्स के ऊपर पॉसिबल है कि हमारा आंसर किसी के ओपिनियन से डिफरेंट हो तो मेरी डिस्क्लेमर आपके सामने है ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर है वो मैं ये बता सकता हूँ किस चीज के बेसिस के ऊपर है कंपनीज एक्ट ऑफ कोर्स रूल्स रेगुलेशंस मैं सभी आंसर में ग्राउंड बताता चलूंगा अगर किसी के ओपिनियन में कोई और आंसर है तो वो अपने ग्राउंड्स को बताएं कि क्या ग्राउंड है हो सकता है कि वो भी सही हो बट ऑफ कोर्स वट एवर माई ओपिनियन आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विथ यू all my opinions related to with all these questions whatever came out into the examination May 2016 देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है एक्चुअली इस बार का जो क्वेश्चंस है इसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पता नहीं इंस्टीट्यूट को कैसे पता चल गया कि आप लोग ये सारे पॉइंट छोड़ के पढ़ते थे राइट ना जब तैयारी करते थे तो भाई कैसा लगता था कि भाई ये छोड़ो आलतू फालतू चीजें यहां से क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा और किसी ने इंस्टीट्यूट को बता दी आपकी ये सारी बातें और इंस्टीट्यूट इस बार पकड़ पकड़ के वैसी जगहों से क्वेश्चन पूछी है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऐसी जगहों पे क्वेश्चन ये नहीं कहेंगे कि टफ है क्वेश्चन बहुत आसान है इजी क्वेश्चन है लेकिन नॉर्मली जिनको हम छोड़ आया करते थे वहां से क्वेश्चन ज्यादा है प्रैक्टिस मैनुअल को बहुत कम टच किया गया है प्रीवियस जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है और नए नए क्वेश्चन एग्जामिनेशन से बिल्कुल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किए गए हैं चलिए पहला क्वेश्चन सामने लेकर के आते हैं एक्सप्लेन द लॉ लेट डाउन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल अकाउंट सॉरी फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल अकाउंट पहले इसको कहते थे अब इसको नए एक्ट में इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं तभी मैं एनुअल अकाउंट बोल गया विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन एंड हु इज लायबल फॉर डिफॉल्ट देखो 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 ये डिफॉल्ट के लिए कौन लायबल है क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है और आपसे ये पूछा गया कि कंपनी ने 10 महीने तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइल नहीं किया चलिए भाई देखते हैं समझते हैं इसका आंसर सबसे पहले तुम्हें याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था सेक्शन 137 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करके टॉपिक है आपके पास और सेक्शन 137 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफ कोर्स एजीएम के 30 दिनों के भीतर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी में फाइल करनी पड़ती है और अगर एजीएम नहीं हुई तो वो डेट जिस डेट पे एजीएम हो जानी चाहिए उस डेट के 30 दिनों के भीतर हमारे पास जो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आरओसी के पास फाइल करनी होती है देखो मैं छोटी सी बात यहाँ पे आपके सामने लेके आता हूँ सिचुएशन हमारे पास देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ये मुद्दा हमारे पास कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी में फाइल करती है अगर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एजीएम ने अडॉप्ट किया है तो विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम
और अगर ऑफ कोर्स नॉट अडॉप्टेड एट एजीएम और एडजर्न एजीएम, अगर फिर भी अडॉप्ट नहीं की गई है तो विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम हम फाइल करेंगे, और अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रार इनको प्रोविजनली अपने पास रख लेंगी, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली एजीएम में अडॉप्ट हो जाए तो हम फिर से फाइल करेंगे आरओसी के पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड इन द एडजर्न एजीएम, अगर एडजर्न एजीएम में फाइल हो रही है, अडॉप्ट हो रही है, ऑफ कोर्स अडॉप्ट हो रही है, तो फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच एडजर्न एजीएम। और अगर एजीएम हुई ही नहीं है तो वो डेट लेंगे, वहां से 30 डेज लेंगे जहां से ऑफ कोर्स एजीएम हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, मतलब एजीएम आउट टू बी हेल्ड का डेट, यानी कि 30 सितंबर एजीएम का ड्यू डेट है, और 30 सितंबर के 30 दिनों के भीतर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है। अच्छा, इन सारी भी बातों के बीच में एक राहत की सांस यहाँ पे और है, एक राहत जरूर है कि अगर आप नहीं फाइल कर पा रहे हो 30 डेज के भीतर, तो आजकल आपको सेक्शन 403 एक सहूलियत दे रहा है कि भाई आप ऐसा कर लो कि 270 दिन का टाइम है आपके पास, 270 डेज में फाइल कर लो, एडिशनल फीस आपको देनी पड़ेगी, कोई फाइन या पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू पे दैट, यू हैव टू पे द एडिशनल फीस ओनली, मतलब हम 30 दिन तक फाइल कर सकते हैं फीस दे करके, और 30 दिन के बाद जो 270 डेज का टाइम है हमारे पास, वहां पे हमको एडिशनल ऑफ कोर्स फीस प्रोवाइड करनी है। वी हैव टू प्रोवाइड ऑफ कोर्स द एडिशनल फीस। दिस इज द पॉइंट वी गॉट हियर, मतलब कि टोटल मिला के हमारे पास एक अच्छा खासा समय हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का। हमने 30 दिन तक फाइल नहीं किया, कोई बात नहीं है, एडिशनल फीस देंगे, फाइन नहीं जा रही है, एडिशनल फीस देंगे जो प्रिस्क्राइब फीस होगी, हम एडिशनल फीस देंगे और एडिशनल फीस देकर के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कर लेंगे। लेकिन यहां कंपनी ने क्या हो गया कि 10 महीने हो गए अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ, मतलब कि यहां पे 10 महीने बीत जाना, इट इज ऑफ कोर्स ए वेरी ह्यूज टाइम व्हाट वी गॉट दैट लगभग 10 महीने 300 दिन निकल गए हैं, 300 से ऊपर दिन निकल गए हैं, और कुल मिलाकर के कंपनी ने डिफॉल्ट कर ही दिया है। मतलब 403 का भी रेमेडी अब मतलब अवेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि 403 270 डेज प्लस 30 वो दी था, मतलब हमको 300 दिनों से ऊपर हो गया है ऑफ द कंपनी आर फाइल्ड विद द आरओसी आफ्टर 10 मंथ्स दैट वाज। तो यहाँ पे फाइन तो जरूर बनेगा, हमारा फाइन जरूर बनेगा, और अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं हुई है, ऐसे हालात में भी सिचुएशन देखो फाइन हमारा जरूर बनता है। तो अब हम अगर यहाँ बात करें कि फाइन कितना बनेगा और किसको फाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो सेक्शन 137 सब सेक्शन 3 हमारे सामने अवेलेबल है, और इन्होंने बताया कंपनी फेल कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में, 403 में जो पीरियड स्पेसिफाइड है उस पीरियड से पहले फेल कर रही है, तो यहाँ पे फाइन बताया कंपनी के लिए फाइन ₹1000 और एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, लेकिन मैक्सिमम फाइन जो यहाँ स्पेसिफाइड है दैट वुड बी ऑफ कोर्स फॉर ₹10 लाख। दिस इज द पॉइंट वी गॉट देयर। और एक बात और है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे एक बात आ रही है, हमारे पास एमडी साहब रिस्पॉन्सिबल है, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर अगर कंपनी में है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर एमडी नहीं है तो ऑफ कोर्स चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, एंड एनी अदर डायरेक्टर जो इंचार्ज है बोर्ड से इस प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए इंचार्ज था। अगर वो डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स लायबल होंगे। तो मैं एक बार समअप करता हूं, एमडी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और अगर चीफ एमडी नहीं है तो नेचुरल सी बात है वो डायरेक्टर जो कि फाइनेंस के काम के लिए ऑथराइज्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है तो सारे डायरेक्टर्स लायबल होंगे। पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट 6 महीने का जेल है, और फाइन भी है, 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का फाइन है, और बोथ है, ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के हम 403 को जरूर अवेल कर सकते हैं। अगर 403 में जो टाइम स्पेसिफाइड है मतलब 270 डेज, फिर भी अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो हम फाइन देने के लिए लायबल होते हैं। ये हमारा एक पॉइंट रहता है। तो फाइन के प्रोविजंस तक पहुंचने के लिए दोनों डिफॉल्ट जरूरी है, दोनों डिफॉल्ट्स बहुत जरूरी है, 137 एज वेल एज 130, वो 403 की भी डिफॉल्ट जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने 137 तो चलो ठीक है भाई याद था आपको, लेकिन 403 को आप जो है अवॉइड कर गए हैं, 403 को नहीं ध्यान में रखा, और रीजन ऑफ कोर्स थोड़ी यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक डिफॉल्ट होने के चांस हो गए। 4 नंबर का क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स फाइनेंस स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 137,
कुल मिला के यूं कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बहुत इजी है, जो अपने ट्रेनिंग्स वगैरह में कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किए होंगे तो बहुत इजी है इनके लिए इस क्वेश्चन को कैरी आउट करना। लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं तो जरा देखना, तो दूसरा क्वेश्चन भी अ, है ऑफ कोर्स, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ मैक ट्रेडिंग लिमिटेड मेक्स ए कंप्लेंट टू द आरओसी हैदराबाद alleging that the management of the company is indulging in the destructions and falsifications of the accounting records of the company. The complainants request the registrar to take immediate steps to seize the records of the company so that the management may not be allowed to tamper with the records. The complaint was received at 10 a.m. 1st July 2015 and the ROC entered in the premises at 10:30 a.m. for such examine the power of registrar to seize the books of the company. अच्छा, यहां पर थोड़े से आरओसी ने गलती कर दी। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, माना कि कंपनी बुक्स को टैंपर कर रही है, फैलेसिफाइड करेगी, राइट ना? क्या आरओसी के पास इनहेरेंट पावर है कि कंपनी में इंटर कर जाए, बुक को सर्च करे, सीज करे? अच्छा, मैं तो ये पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से है, और आंसर के लिए रेफर करेंगे सेक्शन नंबर 209 को। हम आंसर के लिए रेफर करेंगे सेक्शन नंबर 209 को, और यहां 209 कहता है कि आरओसी के पास सर्च करने का पावर है, सीज करने का पावर है, लेकिन इसके लिए आरओसी को पहले क्या करना पड़ता है? अकॉर्डिंगली कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। रजिस्ट्रार के पास रीजनेबल ग्राउंड है, बिलीव करे बुक्स एंड पेपर कंपनी की डिस्ट्रॉय होने वाली है, म्यूटिलेट, ऑल्टर्ड, फैल्सिफाइड, सेक्रेटेड, देन मे आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट। मतलब हियर इट इज अ वेरी रेलिवेंट इशू। आरओसी डायरेक्ट नहीं जा सकती है, भाई 10 बजे कंप्लेंट्स आ रहे हैं आपके पास और 10 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में चले गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सीज करने के लिए। दिस पावर इज नॉट गिवन टू द आरओसी अंडर दिस एक्ट। Firstly, ROC is required to apply to the court, and if the court orders the ROC, then ROC has got these power. Of course, enter with such assistance, accordingly, पुलिस वगैरह लेके जाए, assistance as may be required, वो सर्च करेंगे प्लेसेज को जहां पे बुक्स एंड पेपर अवेलेबल है और सीज करेंगे। नेचुरल सी बात है, वो सीज करें, ये पावर आरओसी के पास अवेलेबल है। दिस इज द फैक्टर 4 नंबर के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन यकीनन यहां पे एक छोटी सी बात है, आरओसी ने कोर्ट की परमिशन नहीं ली है, ये थोड़ा गलत कर दिया है, तो थोड़ा सा गलत हो गया आरओसी से यहां पर, और ये हमारी एक छोटी सी इशू है। अच्छा, सी क्वेश्चन नंबर सी पे आना, दैट यहां पे तो एक अच्छी सी बात की गई है। इट इज, ये क्वेश्चन बेसिकली फेमा से है। इस बार फेमा बहुत धोखा दे दिया। इतना बड़ा चैप्टर, आपने तो बहुत प्रिपरेशन किया होगा फेमा का, बहुत टाइम लगाया होगा फेमा के ऊपर, सारा समय लगा दिया कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, शेड्यूल 1, 2, 3 को समझने में, इवन ऑफ कोर्स अदर रेगुलेशंस को समझने में। लेकिन ये क्या हुआ, सिर्फ 4 नंबर का फेमा, बस 4 नंबर का फेमा से क्वेश्चन आया। लेकिन कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आया है वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी है। वो कहता है सॉफ्टवेयर लिमिटेड सीक्स एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू इट्स क्लाइंट इन इंडोनेशिया। इन दिस रिगार्ड explain the procedure to be followed for the export of software under the Foreign Exchange Management Act 1919. Also state the period within which the export value to be realized. वेरी गुड, वेरी सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात की जाती है कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। सेक्शन 7 कहता है कि भाई एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन आप प्रोवाइड करो, और एक्सपोर्ट की जो डिक्लेरेशन है, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ से बाहर, या फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है एक्सपोर्ट की, इंडोनेशिया में क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी, आप वो बताओगे। और सेक्शन 8 कहता है कि आप आरओसी को एक अंडरटेकिंग, सॉरी आरओसी में बोल जाता हूँ, कंपनी जब याद आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक अंडरटेकिंग भी दोगे कि भाई जो भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसकी रियलाइजेशन, मतलब कितने पैसे का है वो हम रियलाइज कर लेंगे, और रियलाइज ही नहीं करेंगे अपने देश में, उसको हम रिपैट्रिएट भी करेंगे। मतलब रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन की हम अंडरटेकिंग भी आरओसी के पास प्रोवाइड करेंगे। रहा सवाल कितने दिनों के भीतर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हमको भारत में लेके आनी है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड है आपको 9 मंथ्स के भीतर आपको लेके आनी है। और अगर डिले होती है रिसिप्ट में, तो बहुत सिंपल सी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गिव सच डायरेक्शंस एज इट थिंक्स फिट। जो डायरेक्शन को बेटर लग रहा है पैसे की रिकवरी के लिए, वो उस डायरेक्शंस को प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आपको कहे कि भाई
आप वहां की पार्टी जो आपको पैसे नहीं दे रही है, आप उनके ऊपर वहां के कोर्ट में केस करो और उनसे पैसे रिकवरी का काम करो। कंपनी है वो कॉर्पोरेट है, उनकी बाइंडिंग पिटीशन वहां पे फाइल करो। वट एवर द आरबीआई को जो बेटर लग रहा है डायरेक्शंस आरबीआई जो है वो इश्यू करेगी। तो सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 यहाँ पे बहुत रेलिवेंट है। एक्सपोर्ट के डिक्लेरेशंस एंड वट एवर रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन एंड 9 मंथ्स के भीतर आपको रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन करनी है। दिस इफेक्टिव क्वेश्चन विच वी हैव गॉट हियर। अच्छा, ये डी भाई, यहां ये तो बिल्कुल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ये क्वेश्चन आ जाए। ई फाइलिंग करके आपके बुक में एक चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इट्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन कि भाई इस पॉइंट को टच कर दे। कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्रंट ऑफिस assessing MC21 portal also state the nature of service which can be availed of by its users on the MCA portal 21। अरे ये तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बेशक आप इसको पढ़ के नहीं गए होंगे, लेकिन नॉर्मल जनरल नॉलेज के तौर पे भी जो भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में ये सब जानते हैं। फ्रंट ऑफिस रिप्रेजेंट करता है पब्लिक यूजर्स के लिए। 2 ऑफिसेज होती हैं, एक फ्रंट ऑफिस एक बैक ऑफिस। बैक ऑफिस जो होती है वो आरओसी वगैरह के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए होती है, और फ्रंट ऑफिस जो है वो हमारे के लिए होती है, पब्लिक यूजर्स के लिए होती है। जो फ्रंट ऑफिस है वो पब्लिक यूजर्स के लिए होती है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है फ्रंट ऑफिस, फिजिकल फ्रंट ऑफिस एंड वन मोर ऑफिस कॉल्ड ये वर्चुअल फ्रंट ऑफिस। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वर्चुअल फ्रंट ऑफिस रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर फैसिलिटीज फॉर फाइलिंग डिजिटली साइंड ई फॉर्म्स, ऐसे एमसीए पोर्टल्स के ऊपर अकॉर्डिंगली, इंटरनेट के अकॉर्डिंगली। मतलब हमारे पास वर्चुअल फ्रंट ऑफिस की बात करें, हमारे पास भी अवेलेबल है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपने ऑफिस में बना के रखते हैं, भाई अपने ऑफिस में बैठ करके डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग आरओसी में कर दे, लेकिन कई जगह ये फैसिलिटीज होती नहीं है, तो वहां पे हमको फिजिकल फ्रंट ऑफिस में जाना पड़ता है, जो कि डिफरेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, वहां पे जाकर के हमको फॉर्म्स की फाइलिंग करनी पड़ती है। फैसिलिटेशन सेंटर्स होती है बेसिकली फिजिकल फ्रंट ऑफिस, वेरी नॉर्मल है। फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस हमारे यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए फ्रंट ऑफिस 2 तरह के, एक वर्चुअल फ्रंट ऑफिस और एक फिजिकल फ्रंट ऑफिस। वर्चुअल फ्रंट ऑफिस वो कंप्यूटर फाइलिंग फैसिलिटीज है, जैसे आप एमसीए पोर्टल पे जाके अपने घर में बैठे बैठे फाइल करते हैं, और या फिर एक फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पे जाके फाइल करते हैं। हालांकि आजकल फिजिकल फ्रंट ऑफिस जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जैसे जैसे वर्चुअल फ्रंट ऑफिस बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही साधारण सा इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन क्या करें, एरिया बहुत ही डार्क एरिया है जहां से क्वेश्चंस पूछा गया पेपर में, लेकिन कोर्स में है इस बात से तो इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सारे क्वेश्चंस कोर्स से हैं, आउट ऑफ कोर्स कहीं नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स सिंपल छुपे हुए क्वेश्चन ज्यादा हैं। चलिए एक बात हम और देखते हैं, ई पे क्वेश्चन में ई जरा देखना। क्वेश्चन ई भी बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सही बात है, और यहां भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चन है, एससीआरए से क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से। कमाल की बात है, इस पोर्शन को भी टच नहीं किया गया था कभी, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई क्वेश्चन है। यहां कहते हैं XYZ ए recognized stock exchange fails to comply with the certain directions issued by the SEBI, and the adjudicating officers initiated the proceedings for the purpose of imposing the penalty। Very good। XYZ लिमिटेड के बुरे दिन आ गए हैं, उनके ऊपर पेनल्टी लगाने वाली है सेबी, और स्टॉक एक्सचेंज दौड़ी भागी आपके पास आई है, आपसे एडवाइस मांग रही है कि भाई बताओ क्या हम सेटलमेंट कर सकते हैं इस बात की। मतलब स्टॉक एक्सचेंज और प्लस सेबी, क्या ये आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगाने जा रहे हो, आप इतनी सारी पेनल्टी लगाने जा रहे हो, आप हमारे पास ऊपर जो है ये पेनल्टी जो है ये मत लगाओ। बिल्कुल बेशक कर सकते हैं, ये सेटलमेंट भी हो सकती है, और इसके लिए जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 23N, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। वो कहता है ना, अगर ऑफेंस पनिशेबल है विथ, पहले बताना पड़ेगा कि भाई एक्सचेंज ऑफेंस क्या किया है, फाइन ऑनली से या फिर इम्प्रीजमेंट और फाइन से, भाई तब तो सेटलमेंट कर लो। भाई इम्प्रीजमेंट लगाने वाले हैं, फाइन लगवा देंगे,
फाइन ज्यादा है, फाइन कम करवा लेंगे। लेकिन अगर ऑफेंस पनिशेबल है इंप्रीजमेंट ओनली से या फिर इंप्रीजमेंट एंड फाइन से, फिर तो नहीं हो पाएगी सेटलमेंट भाई। यहां तो आपको लगना ही लगना है, यहां सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। और इंप्रीजमेंट और फाइन और बोथ भी है ना, तो भी सेटलमेंट पॉसिबल है। तो पहले तो ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि भाई क्या डिफॉल्ट कर दिया था XYZ लिमिटेड ने, क्या कंप्लाई नहीं किया है। तो हम देखेंगे फिर उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं, और फिर फाइनली बताएंगे कि कॉम्पोजिशन होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन ने सिंपली बोला है कि भाई कुछ सर्टेन डायरेक्शंस को नहीं माना है और नेचुरली इसकी वजह से पेनल्टी इंपोज करने वाली है। तो आप बताइए क्या सेटलमेंट पॉसिबल है। सेक्शन 23N को हमने रेफर किया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, और इन्होंने बताया कि सेटलमेंट पॉसिबल है अगर इस साइड का ऑफेंस है तो। अगर पनिशेबल विद दिस वन देन इट्स नॉट वेरी मच पॉसिबल। दिस द पॉइंट वी गॉट देयर। दिस वन द पॉइंट। मैं पेन की कलर बदल लेता हूं क्योंकि मेरे ख्याल से रेड आपको परेशान ना करे। मैं पेन की कलर बदल लेता हूं। इट्स ब्लू वुड बी द बेटर दैट नो राइट। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर दैट इज कॉल्ड। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट तो किया ही होगा बढ़िया से। टफ तो था नहीं। आपने देखा कि एलाइड लॉ से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से 4 नंबर, यहाँ 4 नंबर कंपनीज एक्ट का है, और ये फिर एलाइड लॉ 8 नंबर तो एलाइड लॉज दे दिया यहाँ पर, और फिर यहाँ 4 नंबर कंपनी लॉ, इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन पूछा गया है। कमाल की बात है, बहुत इजी चैप्टर होता है। और 137 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछी गई है। उम्मीद था कि बोर्ड मीटिंग से अक्सर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन बोर्ड मीटिंग से तो नहीं था, लेकिन बोर्ड मीटिंग से क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है बोर्ड मीटिंग से भी। एंड खासकर पहले कई बार देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 रहता है बोर्ड मीटिंग से, बट इस बार बोर्ड मीटिंग से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे जब जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन जो है परेशान कर देता है भाई। ये तो सेबी ICDR से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेबी ICDR, इसको कवर कर लिया, गुड। और इसका दूसरा पार्ट जो है ये सेबी एक्ट को कवर करता है। मतलब ये आपको सेबी एक्ट है और ये आपको सेबी ICDR। शुक्र है इतना बड़ा सेबी ICDR से सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन। जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उससे क्वेश्चन कम, जो छोटे छोटे चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। मतलब छोटे चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि आज छोटे चैप्टर ने देखो, जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या मैटर है। लेट अस सी द पॉइंट। ये कहता है XYZ लिमिटेड मेक एन इनिशियल ऑफर्स ऑफ सिक्योरिटीज। इनिशियल ऑफर IPO की बात कर रहे हैं यहां पर। एडवाइज द कंपनी ऑन द फॉलोइंग इश्यूज अंडर द सिक्योरिटीज एंड व्हाट यू मे से नो Securities and Exchange Board of India issue of capital and disclosure requirements regulation 2009 extent of promoter contribution, good। और extent of promoter contributions की बात तुमको बताऊं ना, ये 2 बातें थी, याद करो। लिस्टेड कंपनी है तो, अनलिस्टेड है तो। लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी IPO आती है, राइट ना, IPO। तो दोनों सिचुएशन में जो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं हमारे पास, कितनी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज सच ए पॉइंट विच वी हैव टू ऑब्जर्व दैट, यू नो। और यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का केस है, मतलब कि अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू लाती है, तो 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, राइट ना। अब तुम कहोगे कि एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिख दे तो चलेगा, नहीं भाई ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा। मैं तो सिर्फ आंसर सजेस्ट कर रहा हूं भाई। राइटिंग लैंग्वेज वो आपके अपने होने चाहिए, और जो बुक पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज बनाओ। मैं जो क्रक्स होगा आंसर का बस वो आपको समझा रहा हूं। लिस्टेड कंपनी 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, और
20% of proposed issue depending upon the choice of the promoter. नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द प्रमोटर, मतलब लिस्टेड कंपनी है देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, और अदरवाइज अनलिस्टेड कंपनी 20% लिस्टेड कंपनी देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल एंड 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द प्रमोटर, और आईपीओ के केस देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। पूरी डिटेल देखना है तो क्लासेस को देखो, बहुत डिटेल में हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा समझाया हुआ है इन सारी बातों को एग्जाम्पल्स के साथ। और दूसरी बात हमको यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन भी बता दो तो ज्यादा बेटर है। रेगुलेशन नंबर 32 है ये, रेगुलेशन 32। अच्छा, लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर, ये भी बात बड़ी अच्छी बात है। रेगुलेशन नंबर 32 के बाद लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड कितनी होगी ये जरा तुमको समझा दूं कि लॉक इन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो लॉक इन पीरियड वुड बी दैट वेरी सिंपल। लॉक इन पीरियड यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाइड है, देयर इज रेगुलेशन नंबर 36 लॉक इन पीरियड को स्पेसिफाई कर रहा है, और रेगुलेशन 36 लॉक इन पीरियड के बारे में बता क्या रहा है कि भाई लॉक इन पीरियड जो होगी, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जितनी मैंडेटरी थी वहां तक के लिए 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, लेकिन हमने एक्सेस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ले लिया है, ज्यादा उत्साहित हो गए थे प्रमोटर्स, बहुत ज्यादा शेयर ले लिए हैं, जो मैंडेटरी था उससे भी ज्यादा ले लिया है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूशन में लिया है उसके लिए 1 साल की लॉक इन पीरियड है, 1 ईयर की लॉक इन पीरियड है, उसके लिए भी 1 साल की लॉक इन पीरियड है। दैट्स ऑफ कोर्स द रेगुलेशन नंबर 36 दिस वन, एंड इट वाज 1 साल की लॉक इन पीरियड उनके लिए। एक बात यहां पे और बड़ी आराम से डिस्कवर होती है, यहां पे अदर देन प्रमोटर्स के लिए लॉक इन पीरियड क्या है, तो इसके लिए आपको रेगुलेशन नंबर 37 पे आना पड़ेगा। ये हमारा रेगुलेशन नंबर 36 था और यहां पे हमको रेगुलेशन नंबर 37 पे आना पड़ेगा, और मैं यहां इसके लिए भी लॉक इन पीरियड आपको जरूर बताऊं, 1 साल की लॉक इन पीरियड बनेगी, 1 साल की लॉक इन पीरियड बड़े आराम से बनेगी। यहां भी दिस वन द पॉइंट वी गॉट देयर। मैं 1 मिनट आपको इसकी स्लाइड दिखाता हूं, जरा छोटा सा मैटर है, लेट मी पुट आउट द स्लाइड्स फॉर यू। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहां पे आपको बताया रेगुलेशन नंबर 32 यहां पे हमारे पास आ रहे हैं, और यहां पे लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स, दैट्स मैंने आपको इसके लिए भी स्पेसिफाई किया, लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर, दैट्स रेगुलेशन नंबर 36 आपको बताया, और लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन अदर देन प्रमोटर, यहां पे हमको रेगुलेशन नंबर 37 देखने को मिलेगा, और रेगुलेशन 37 ने बताया कि अदर देन प्रमोटर जो सिक्योरिटी हेल्ड कर रहे हैं इनके लिए लॉक इन पीरियड जो होगी वो 1 ईयर की होगी, 1 साल की लॉक इन पीरियड होगी इनके लिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन में शेयर्स दिए गए हैं, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में अगर शेयर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो फिर लॉक इन पीरियड का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और नेचुरल सी बात है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्कीम, वेंचर कैपिटल्स में यहाँ पे लॉक इन पीरियड से थोड़ी सी एग्जामिनेशंस आपको जरूर आ जाती हैं। लॉक इन पीरियड ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड टू एम्प्लॉयज 1 ईयर की यहाँ भी आपको लॉक इन पीरियड है, लेकिन जो पहले से जिनको शेयर्स मिले हुए थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के, उनके लिए कोई लॉक इन पीरियड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आना आपको जरा नेक्स्ट इशू पे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मान लो यहाँ भी ये भी सेबी से क्वेश्चन है, और बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अनटच्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पर। सिंपली आया है, Securities and Exchange Board of India has undertaken the inspection of books of accounts and records of LR Limited, a listed public company. Specify the measures which may be taken by the SEBI under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 to protect the interest of investors and securities market on the completion of such inquiry. वेरी नाइस इशू। आंसर के लिए रेफरेंस देंगे हम सेक्शन नंबर 11 2A में इंक्वायरी करते हैं सेबी, और प्लस सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 4, इन दोनों को जरूर रेफर करेंगे। और सेबी एक्ट है 1992। थोड़ा आंसर समझा दूं, यहां पे सेबी ने इंक्वायरी की है, और इंक्वायरी कर सकती है बुक्स की, रजिस्टर की, डॉक्यूमेंट्स की, लिस्टेड पब्लिक कंपनी की, या फिर नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाली है। वो सिंपल ग्राउंड लगता है कि ऑफ कोर्स वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं,
फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व वाले हैं, फ्रॉडलेंट या अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अगर बोर्ड को ऐसा कुछ लगता है तो बोर्ड इंक्वायरी करवा सकती है, इस सारे मामला की इंक्वायरी करवा सकती है। लेकिन डायरेक्शंस बोर्ड क्या इशू करेगी? पब्लिक इंटरेस्ट में, वॉट एवर सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में, सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में क्या डायरेक्शन दे सकती है? अगर बोर्ड को कुछ गलत लगता है तो सस्पेंड कर सकती है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, रिस्ट्रेन कर सकती है पर्सन को ताकि वो सिक्योरिटीज मार्केट में इंटर ना करे, सस्पेंड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बेयरर को सस्पेंड कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंपाउंड कर सकती है सिक्योरिटीज को, अटैच कर सकती है, अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कर सकती है इंटरमीडियरीज अदर पर्सन जो एसोसिएटेड सिक्योरिटीज मार्केट से नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलिनेट एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। इन ऑर्डर बोर्ड प्रोवाइड करेगी उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोर्ड मतलब सेबी जरूर प्रोवाइड करेगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, सेबी इंक्वायरी करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, इंस्पेक्शंस कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और अगर गलत कुछ पाया जाता है तो क्या वो डायरेक्शंस क्या दे सकती है? तो हमने 11(2)(a) में देखा कि इंस्पेक्शन कर सकती है ये चेक करने के लिए कि क्या इनसाइडर ट्रेडिंग में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका, इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और यहां पे एक बात और स्पेसिफाइड हो सकती है कि फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग्स में तो आप इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारे कुछ डायरेक्शंस हैं जो कि सेबी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। दैट वाज 2A। एंड 2B की बात कर लो तो यहां पे ना एक छोटी सी मुझे समस्या नजर आ रही है कि आंसर कंपनीज एक्ट 2013 से ना होकर के 1956 से रेफर होना चाहिए। ऑन रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द कंपनी लॉ बोर्ड पास ऑर्डर ऑथराइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इट्स नॉमिनी in Bangalore computer to save the interest of the public interest. Referring to the provisions of Company Act 2013, state the restrictions, if any, or other number of director and period for which such appointment. Actually यहाँ पे कहा गया कि कंपनी एक्ट 2013 को रेफर करेंगे, लेकिन वो प्रोविजन नोटिफाइड नहीं है और अभी पुराना प्रोविजन चल रहा है सेक्शन नंबर 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। मेरा जहां तक मानना है क्वेश्चन इस पॉइंट पे है 2013 ना हो के 1956 हो सकता है, होना चाहिए, हो सकता है इंस्टीट्यूट ने कुछ और सोचा होगा, मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। देखते हैं जब इंस्टीट्यूट आंसर पब्लिश करेगी तो क्या डिफरेंस है हमारे आंसर से। यहाँ पर मे बी इस आंसर के लिए डिस्क्लेमर मैं पहले से आपको दे देता हूं कि हो सकती है इंस्टीट्यूट कुछ और बातें सोची हो, वट जहां तक अपना ओपिनियन कि यहाँ पे 2013 ना होकर के 1956 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात तुमको यहां बताना चाहता हूँ, 1956 को ही हम आधार बना के अपने आंसर को करते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड के पास ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की रेफरेंस आती है कि भाई आप हमको ऑर्डर कीजिए ताकि हम कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करें, बिकॉज वहां पे कंपनी में बहुत ही प्रिजुडिशियल वर्क हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रिजुडिशियल वर्क हो रही है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में मेंबर्स ही कंपनी बोर्ड को कहते हैं कि भाई कुछ कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहिए कि अपनी नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी ऑर्डर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट वाज जस्ट स्पेसिफाइड सच नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इट थिंक्स फिट, और या तो फिर वो कहे कि भाई आर्टिकल्स को ऑल्ट्रेशन कीजिए और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 162 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। और जब तक ये सब काम नहीं होता तब तक हम आपकी कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ये बात यहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट हो रही है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। सच नंबर ऑफ डायरेक्टर एज इट थिंक्स फिट, वो ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर्स को एंजॉय करते हैं, कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। और एक बात और है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है, बहुत ही पावरफुल डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी में, सीजी में उनको डायरेक्शन दे सकती है, whatever the direction, including direction to remove the auditor of the company. Anyway, this one even a very factual issue which we got 2B it was. अच्छा के ऊपर आ जाए थोड़ा 2C, क्वेश्चन नंबर 2C देखो एज इट इज मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे
निकाल के लगाए हुए हैं यहां पे। 2C को देखना, 2C आपके सामने अवेलेबल है और हम 2C के ऊपर आते हैं। 2C कहते हैं क्या भाई, व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर कॉलिंग द मीटिंग एट द शॉर्टर नोटिस देन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनी एक्ट। बोर्ड मीटिंग से क्वेश्चन हर बार आता है, 4 नंबर का, फिर इस बार भी आ ही गया, 4 मार्क्स जरूर कवर किया गया आपके लिए। 4 नंबर के क्वेश्चन यहां पे कवर किए गए। और नॉर्मली कहा कि भाई क्या शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग बुला सकते हैं? व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर कॉलिंग द मीटिंग। एक बात बड़ी थोड़ी सी अटपटी लग रही है, कहते हैं फॉर कॉलिंग द मीटिंग। मीटिंग से क्या मतलब निकालें? जनरल मीटिंग निकालें या फिर हम बोर्ड मीटिंग निकालें? अगर जनरल मीटिंग लेते हैं तो सेक्शन लगेगी 101, बोर्ड मीटिंग लेते हैं तो सेक्शन लगेगा 173। लेकिन क्या ले, सोचो। अब हम सीए फाइनल के क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं, सीए फाइनल का पेपर दे रहे हैं, और सीए फाइनल के कोर्स में जनरल मीटिंग तो है ही नहीं, ये तो कोर्स में ही नहीं है। तो एक ये बात ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट की इंटेंशन है कि वो बोर्ड मीटिंग के बारे में पूछ रही है कि क्या बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलवा सकते हैं। तो सेक्शन 173 कहता है कि भाई, सबसेक्शन 3 कहता है कि भाई बोर्ड मीटिंग के लिए आपको नोटिस 7 डेज की देनी पड़ेगी, और शॉर्टर नोटिस से भी आप बोर्ड मीटिंग बुलवा सकते हैं, लेकिन उस बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुलाओ बोर्ड मीटिंग, शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग बुलाओ, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट जरूर हो। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि भाई अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना आया तो भी बोर्ड मीटिंग कर लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो भी फैसले लिए गए हैं बोर्ड मीटिंग में वो सर्कुलेट करेंगे, सारे डायरेक्टर्स के बीच में सर्कुलेट करेंगे, और ये फाइनल तभी कहलाएगा जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस फैसले पे अपनी मोहर लगा दे, मतलब उसको रेटिफाई कर दे। दिस वन ओनली आफ्टर दैट। अच्छा, क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ए सीनियर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टेड टू रिसीविंग द नोटिस बाय ईमेल। क्या प्रॉब्लम हो गई इनको भला? वो कहते हैं भाई ईमेल से नोटिस नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट तो ईमेल को बहुत ऑफ कोर्स बढ़ावा देता है, सेव पेपर गो ग्रीन, और यहां भी कुछ ऐसी बातें देखने को मिली है। और कहता है कि ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नोटिस not less than 7 days notice in writing to every director at his address। और यहां बात सुनो, क्या कहते हैं, shall be sent by hand delivery, पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी। मतलब कि ऑब्जेक्शन बेकार है आपका, ईमेल के थ्रू नोटिस दिए जा सकते हैं, नोटिस ईमेल के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। दिस वन द पॉइंट वी गॉट देयर, ईमेल के थ्रू एक नोटिस आप जरूर दे सकते हैं। This is the 3B and चलिए, that's called here 3B, sorry 2B, 2C, sorry 2C, ईमेल से नोटिस देना। एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर कंपनी का बीच में था, प्रोड्यूसर कंपनी का एक डिटेल क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कवर कर देंगे। अभी हम आते हैं ए के ऊपर, आ जाओ 3A। A scheme of amalgamation was approved by overwhelming majority of the members of both the merging companies at the meeting as per the direction of the court। Section 391 है to 394, और compromise arrangement से क्वेश्चन है, राइट ना। और कहते हैं when the scheme of amalgamation was awaiting sanction of the court, तुम्हें याद होगा ना एक्चुअली क्या होता है ना, सेक्शन 391 कहती है भाई एक स्कीम बना दो, स्कीम बना के दो, डायरेक्शन देगी, मीटिंग कॉल करो, और उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 ऑफ वैल्यू मेंबर प्रेजेंट एंड वोट, ये रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, फिर स्कीम कोर्ट के सैंक्शन के लिए देते हैं, और स्कीम कोर्ट सैंक्शन करती है तो स्कीम की कॉपी आरओसी को देते हैं। यहां पे सब हो गया है, कोर्ट के सैंक्शन के लिए स्कीम अप्लाई किया, लेकिन देखो एक मुसीबत आ गई कि एक्सचेंज रेशियो के ऊपर क्वेश्चन उठ गए। कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स कहते हैं भाई एक्सचेंज रेशियो सही नहीं है, हमको उस कंपनी के शेयर्स कम मिल रहे हैं अपनी कंपनी के शेयर के बदले में, मतलब वॉट एवर द डिफरेंस इज दैट, नो मेरे 2 शेयर ले रहे हैं और वो अपने 1 शेयर दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये चीज सही है। इस बात के ऊपर एक डिस्प्यूट उठ गया। एक्सचेंज रेशियो वाज फिक्स्ड बाय रिप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, भाई सीए फर्म ने दोनों कंपनीज को इवेल्युएट किया था, फिर जाके एक्सचेंज रेशियो फिक्स किया था, और इसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने पास भी किया है।
और फिर जब कोर्ट में मामला गया है तो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आपको कहता है कि भाई आप डिसाइड करो, केस लॉ के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो वेदर डिसेंडिंग शोल्डर विल सक्सीड, मतलब क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्सचेंज रेशियो को स्क्रूटनाइज करे। और आपका आंसर क्या होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सचेंज रेशियो पे इंटरवेंशन करे। चलिए देखो, इसमें कुछ केसेस मैं आपके सामने ला रहा हूं, कुछ केस स्टडी है, फेमस केस स्टडी है, मिहिर एच मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस है। इसमें कहा था कि एक बार एक्सचेंज रेशियो फिक्स कर दी गई है एंड अकॉर्डिंगली इसको रिकॉग्नाइज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म्स ने, एक्सपर्ट्स ने वैल्यूएशन कर ली है, कोई मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं हुई है, तो इट इज नॉट फॉर द कोर्ट टू सब्स्टिट्यूट इट्स एक्सचेंज रेशियो। अगर सीए फॉर्म गलती नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेशियो फिक्स कर दिए हैं, दोनों कंपनीज ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं बन जाता है कि वो एक्सचेंज रेशियो के ऊपर अपनी इंटरवेंशन करें, स्पेशली व्हेन जब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इसको पास भी कर दिया दोनों कंपनीज में। और अकॉर्डिंगली शोल्डर की कलेक्टिव विजडम, अगर कोई एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि कोर्ट एक्सचेंज रेशियो में इंटरफेयर करे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, बिल्कुल नहीं, कोर्ट एक्सचेंज रेशियो में इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर एक सीए फॉर्म ने उसको इवेल्युएट किया है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से शोल्डर ने पास भी कर दिया है, ऑफकोर्स फिर कोर्ट के मामला से ये बाहर चला जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस है, हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था। यहां पे कहते कि भाई इट वाज जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट नहीं है कि इंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज को एग्जामिन की जाए। While considering sanction of a scheme, court is not required to ascertain the mathematical accuracy, the terms and targets set out in the proposed scheme. What is required to be evaluated in general fairness of the scheme? स्कीम कितनी फेयर है ये इवेल्युएट करनी है और ज्यादा कुछ नहीं। एक्सचेंज रेशियो पे यहां भी कहा कि भाई ज्यादा दिमाग कोर्ट ना लगाए एक्सचेंज रेशियोज के ऊपर। कैरेंटी लिमिटेड का भी केस है और यहां भी कहा था क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फिक्स्ड फॉर द एक्सचेंज रेशियो इज अ मैटर ऑफ कमर्शियल जजमेंट, कोर्ट शुड नॉट सिट in judgment over it, yet the court cannot abdicate its duty to scrutinize the schemes with vigilance that accordingly it is not expected of the court to act as a rubber stamp। थोड़ी सी यहाँ पे डाइवर्टेड सिचुएशन आई थी, यहाँ पे कोर्ट ने स्पेसिफाई किया था कि एक्सचेंज रेशियो के मामले में एक रबर स्टाम्प की तरह कोर्ट काम ना करे कि भाई उन्होंने कह दिया और हम उसको मान लें, मतलब कि थोड़ा सा देखे कि भाई कहीं के साथ इंसाफ तो नहीं की गई है। मेजॉरिटी क्या है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से बड़े आराम से उसको पास करवा देगी, कोई इश्यू नहीं है। सीए फर्म है, वो बड़े अपने हैं, उनसे मिलजुल करके हमने अपने अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेशियो सेट करवा लिया, लेकिन हो सकता है माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी हो रही हो यहाँ पे, तो कोर्ट के लिए कहा गया कि भाई कोर्ट इन बातों को भी जरूर देखे कि माइनॉरिटीज के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी केस है, यहाँ पे कहा jurisdiction of the court in inquiring to the fairness of the exchange ratio cannot be ousted by vote of majority shareholders। दो केस ऐसे मिले हमको जो कि एक्सचेंज रेशियो में कोर्ट इंटरफेयर ना करे, ये बात की गई, और दो केसेस हमको ऐसे मिले जहां पे कोर्ट को एक्सचेंज रेशियो में इंटरफेयर करने की बात कही गई है। तो ये चारों केस स्टडी बहुत रेलिवेंट है हमारे आंसर को करने के लिए। चार ना करके दो केस स्टडी भी करके आओ, दैट्स मोर देन एनफ, इट्स मोर देन एनफ। हमको दोनों वेज में आंसर देने हैं, अपने दोनों सिचुएशंस को स्पेसिफाई, हमको दोनों पहलू रखने हैं कि दो अलग अलग फैसले अपोजिट है तो क्या हुआ, फिर भी वो हमारे आंसर का पार्ट जरूर होना चाहिए। दिस वन सी पे आना, 3 का सी। चलिए 3 का सी थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। 3 का सी, इसको भी उठाता हूं तुम्हारे लिए, और चलिए देखते हैं 3 का सी में क्या मैटर है हमारे लिए। 3C कहते हैं दिस वन, Shyam and companies engaged in the manufacturing of cement. It sold goods initially below the cost price। बड़ी अच्छी बात है भाई, कॉस्ट प्राइस से नीचे बेच रहे हैं, लेकिन बात गलत भी है। अगर आप कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए आप प्राइस कम कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस से भी कम कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम कर देते हैं, कि आपका इरादा यह है कि आपका कॉम्पिटिटर भाग जाए, तो इसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग। और सेक्शन 4 जो है वो कहता है ये तो एब्यूज ऑफ, इट इज जस्ट एन एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। यहां ऐसा ही किया है, इंटरप्राइज ने अभी सस्ते में बेच रही है और जो कॉम्पिटिटर भाग गए हैं तो प्राइस बढ़ा रही है। कॉम्पिटिशन एक्ट में बिल्कुल डिफॉल्ट है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है, और ये प्रीडेटरी प्राइसिंग
अलाउड बिल्कुल नहीं होगी, ये प्रिडिक्टिव प्राइसिंग अलाउड नहीं होगी। यहां पे सिंपली कहा गया है कि प्रिडिक्टिव प्राइसिंग अगर आप करते हैं तो ऑफ कोर्स यहां पे सबसे पहली बात कंपटीशन कमीशन डायरेक्शन दे सकती है, इसको डिसकंटिन्यू करो, डिसकंटिन्यू करो इस प्रिडिक्टिव प्राइसिंग को, नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, पेनल्टी प्रॉफिट का 3 गुना, 3 times of the profit you may need to pay the penalty, और 10% of turnover, 10% of turnover. See, whichever is higher. सेक्शन नंबर 27 कंपटीशन एक्ट से क्वेश्चन है, कंपटीशन एक्ट से क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड प्रिडेटरी प्राइसिंग। द क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम कंपटीशन एक्ट। अच्छा, इतनी चीज बताने के चक्कर में एक छोटी सी बात, एक हमारा मिस हो गया, चलो उसको उसे भी समझते हैं, देखते हैं क्या बात है यहाँ पे। 3.2 देखिए, इसको देखो, इस क्वेश्चन को 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। स्टेट द सर्कमस्टांसेस, स्टेट द सर्कमस्टांसेस in which a director of a company required to under company to disclose his interest in contract arrangement, right na, to be entered into by the company. Examine the whether the validity of the contract is affected by non-disclosures of interest by the director. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप देखते फटाफट पहचान गए होंगे कि भाई ये क्वेश्चन है कौन से सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। सही याद दिलाया आपने, सही याद आ रहा है आपको, सेक्शन नंबर 184, सेक्शन नंबर 184। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि 184 सबसेक्शन 1 से है या 2 से है। दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू कीप इन माइंड दैट यू नो सबसेक्शन 1 ये कंटिन्यूअस नेचर की डिस्क्लोजर है। जब भी हम कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं और डायरेक्टर बनने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है वो अपने इंटरेस्ट और कंसर्न्स का डिस्क्लोजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल ईयर की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें सारे डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करेंगे। और तीसरी बात, जब भी कोई इंटरेस्ट में चेंजेज आते हैं तो चेंजेज आने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उस बोर्ड मीटिंग में अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देंगे। ये जो हम सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 की बात अभी हमने की, उस पर ये क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डिस्क्लोजर की बात बताइए, कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको उसके लिए डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 184 सबसेक्शन 2। इसमें कहता है भाई अगर हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कंपनी का डायरेक्टर कंसर्न है या इंटरेस्टेड है तो वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेगा उस बोर्ड मीटिंग में, जिस बोर्ड मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन फर्स्ट टाइम हो रही है उस बोर्ड मीटिंग में अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर वो डायरेक्टर बेशक जरूर करेगा। दैट वाज द फाइनल पॉइंट व्हिच वी हैव गॉट ऑन दिस कंसर्न दैट यू नो। एक बात तो चलो यहाँ पे ये भी रही, और फॉर्म के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है हमारी कंपनी की तो भी इंटरेस्ट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, लेकिन कब डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है इस पे भी सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 आपको कुछ बातें कह रहा है अपनी कि इसमें कब डिस्क्लोजर नहीं करनी है। तो इसको एक छोटी सी स्लाइड से मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्या है कि वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में जब इंटरेस्टेड होते हैं तो डिस्क्लोजर करनी पड़ती है, लेकिन किस वक्त डिस्क्लोजर नहीं करेंगे थोड़ा सा इस इशू को भी हम समझते हैं, इस इशू को भी जानने की कोशिश करते हैं कब हम डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाना, डिस्क्लोजर कब नहीं करनी है इस मसले को ऊपर आना। तो यहाँ जैसे देखना कंपनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर रही है या प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, ध्यान दो किसका, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, और हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है ऑफ कोर्स कंसर्न्ड है या फिर इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में अरेंजमेंट में। ठीक है भाई, इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं डिस्क्लोजर की कंडीशंस बड़े सिंपल हैं। यही क्वेश्चन खासकर पूछा गया है कि शेयर होल्डर या फिर वो डायरेक्टर या डायरेक्टर और डायरेक्टर विथ होल्ड अदर डायरेक्टर वॉट एवर, मतलब डायरेक्टर अकेला दूसरे डायरेक्टर के साथ मिल करके अगर 2% से ज्यादा शेयरहोल्डिंग होल्ड कर रहा है बॉडी कॉर्पोरेट में तो इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करनी है। मतलब 2% तक शेयरहोल्डिंग होल्ड कर रहा है तो फिर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर करने की जरूरत
नहीं है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सा वाक्य है। अगर ये पर्सन इस कंपनी में पहला कहते हैं अकेला या दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर के मोर देन 2% शेयर होल्डिंग इसके पास है, तो जब इसकी कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है वो इस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्टेक्ट कर रही है तो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेगा। दूसरी बात, चलो शेयर होल्डिंग नहीं है, हो सकता है ये पर्सन जो है इसमें डायरेक्टर है, प्रमोटर है, मैनेजर है, या फिर सीईओ है। ऐसे सर्कमस्टांस में वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेगा। जो भी उसका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर प्रोवाइड करेगा। दिस वन द पॉइंट विच वी गॉट ऑन दैट कंसर्न देयर। थोड़ा सा और एक बात और कहते हैं, अगर कंपनी फॉर्म के साथ कॉन्टेक्ट कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, और हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है ये इसमें कंसर्न है या इंटरेस्टेड है, तो ये इस कंपनी के बोर्ड में इस इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेंगे। लेकिन कंडीशन ऑफ डिस्क्लोजर्स की अगर मैं बात करूं कि कहां पे डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, तो यहां सिंपली कहा है कि अगर डायरेक्टर इस फॉर्म में डिस्क्लोजर कब करना है ये बता रहा था, इस फॉर्म में पार्टनर है या फिर मेंबर है, ऑनर है, तो नेचुरल सी बात है वो अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेगा। अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जरूर करेगा, मतलब यहां डिस्क्लोजर करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जिस फॉर्म के साथ हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस फॉर्म में हम डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, ऑनर हो, मेंबर हो। और इस सिचुएशन में हम अगर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में हमारी कंपनी का डायरेक्टर अकेला या मिलजुल करके 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रख रहा है। और दूसरी बात जो है, प्रमोटर है उस बॉडी कॉर्पोरेट का या फिर डायरेक्टर है, सीईओ है, ये सारी बातें यहाँ पे खुलकर आती है। सीईओ है, दीज आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी गॉट टू ऑफ कोर्स एग्जामिन दैट, यू नो। अच्छा, एक बात बहुत ही थोड़ा ध्यान देने वाली है कि अगर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर फेल हो जाते हैं, मींस अगर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर ना करे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट। हम थोड़ा सा इन मसला को भी समझते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, देखो कॉन्सिक्वेंसेज, पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगी एंड एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। देखो पहला कॉन्सिक्वेंस नॉन डिस्क्लोजर का, जस्ट मिनट, तो नॉन डिस्क्लोजर का फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल at the option of the company. That was the first issue, first scenario which we got there. The contracts have been voidable at the option of the company. दूसरी बात पे जरा ध्यान देना। दूसरा कॉन्सिक्वेंस सबसे बढ़िया ये होता है कि जो डायरेक्टर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं किए वो ऑफिस वेकेट करेंगे। डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस। ये बात तूने पढ़ी थी सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में, और ये बात आपने देखा सेक्शन नंबर 184 सबसेक्शन 3 में। अच्छा, एक बात और है, कंट्रावेंशन अगर होती है तो नेचुरल सी बात है, थर्ड इम्प्रीजमेंट एंड और फाइन का भी प्रोविजन है। इम्प्रीजमेंट 1 साल की जेल है और फाइन 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फाइन है, और बोथ है। मैं सिंपली कहता हूं डायरेक्टर जो कंट्रावीन कर रहे हैं सेक्शन नंबर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 को, यहाँ पे इम्प्रीजमेंट का प्रोविजन है। इम्प्रीजमेंट दैट्स ऑफ कोर्स 1 साल की जेल, आपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया 1 साल की जेल है। और फाइन की बात करें तो फाइन भी बड़ा सिंपल सा फैक्टर यहाँ पे 50,000 रुपीज से रुपीज 50,000, शुक्र है फाइन यहाँ पे कम है, 2 रुपीज अकॉर्डिंगली 1 लाख, 1 लाख तक का फाइन। और थर्ड इशू और बोथ दोनों होने के आसार है, मतलब अगर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर ना कर तो ये सारे सिनेरियो, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ सकते हैं, देखने पड़ सकते हैं अगर हम इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं करते हैं तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा मिस कर दिया था बताना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा इस मसले को बताते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 के इशू पे आते हैं। दिस वन,
क्वेश्चन नंबर 4 which we got there, question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 कई सर्कमस्टांसेस में डायरेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, टॉपिक कॉल्ड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर, और खासकर ऑडिट कमेटी के ऊपर है, ऑडिट कमेटी। चलिए हम सेक्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहते हैं? लेट मी पुट ऑन द सेक्शन नंबर 4 ऑन द स्लाइड एंड एक मिनट, अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 को उठाया हमने आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए प्रस्तुत है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 says that R Limited wants to constitute, of course, audit committee and draft a board resolutions covering the following matters. Draft the board resolution covering the following matters. क्या क्या मैटर्स में बोर्ड रेजोल्यूशन, ये बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने को आ गया। एक बात अक्सर पेपर में देखते हैं ना कि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 नंबर में रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने के ऊपर जरूर आ जाता है, लेकिन इस बार तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया कि 8 नंबर में रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने को आ गया। और अक्सर देखा जाता है कि आप रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग जो है वो छोड़ के जाते हैं, मिस कर देते हैं उसको बनाना। लेकिन ऑफ कोर्स ध्यान रखना, हर एग्जामिनेशन के रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग जो है वो बहुत बड़ी रेलिवेंट होती है। और ड्राफ्टिंग पॉसिबल तभी होता है जब आपको उस मसले पे जो कानून है, जो लॉ है, वो अच्छी तरह आता होना चाहिए। मतलब इस रेजोल्यूशन को हम ड्राफ्ट करेंगे, कहते हैं ऑडिट कमेटी बनानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, आप रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कीजिए। और ऑडिट कमेटी के लिए सेक्शन आपको याद दिला, सेक्शन में 177 जरूर याद होगा आपको। सिंपली कहता था हर लिस्टेड कंपनी के पास एक ऑडिट कमेटी होगी और कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एंड डिपॉजिट, डिवेंचर्स एंड लोन एक्सीडिंग ₹50 करोड़। तो ऐसी कंपनी में एक ऑडिट कमेटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगी, लेकिन उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ता है। और यही बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने की बात यहां कही गई है। मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, एंड 2 फंक्शंस भी बतानी है ऑडिट कमेटी की। 4 नंबर इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन को जाएगा, 4 मार्क्स जो है ये कंप्लीट इस रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग को जा रहा है। चलिए देखिए, अब हम रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग यहां देखते हैं। बड़े आराम से जब भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं तो हम रिजॉल्व डेट करके जरूर लिखते हैं। मिस्टर राम कुमार, मिस्टर श्याम कुमार, मिस्टर होमी सिंह एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स। तुम्हें पता है कि ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, नहीं ना? ये भी बात था। टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बोर्ड इन द सेम नेम एंड स्टाइल ऑफ ऑडिट कमेटी। Resolved further that any member of audit committee may be removed or replaced at any time by the board. Any member of the audit committee ceasing to a director shall be ceased to be the member of the audit committee. हमने बता दिया कि भाई अगर आप डायरेक्टर आपकी सीज होती है तो आप ऑडिट कमेटी के मेंबर से भी चले जाएंगे। एंड फर्दर रिजॉल्व दैट द मेंबर ऑफ कमेटी शैल इलेक्ट ए चेयरमैन अमंग देमसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स एक बात और कही थी, मिस्टर हरीश पाटिल जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो ऑडिट कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे। एंड ऑडिट कमेटी टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली काम करेगी। और क्या क्या काम है ऑडिट कमेटी का करना है ये भी आपको बताया, बोला था कि बताइए। कम से कम ऑडिट कमेटी तो दोनों फंक्शन रेजोल्यूशन में ही इनोवेट करनी है, रेजोल्यूशन में ही। और हमने बता दिया प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, रिव्यू करना, मॉनिटर करना ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस को, एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई जो कि हमने पॉइंट आउट कर दिया, ऑडिट कमेटी के रेजोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के रेजोल्यूशन जो हमने ड्राफ्ट कर दी। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हैं तो एप्लीकेबल जो सेक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको जरूर ध्यान रखें। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इसी मैटर के ऊपर, व्हाट वुड बी द मिनिमम लाइकली टर्नओवर और कैपिटल ऑफ द कंपनी। तुम्हें याद होगा 3 क्राइटेरिया है ऑडिट कमेटी स्पेसिफाई करने की। मिनिमम टर्नओवर, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मिनिमम टर्नओवर ₹100 करोड़ और मोर, राइट, सही है। एंड पेड अप शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ और मोर। अच्छा, एक और क्राइटेरिया है DDL। याद है DDL से एक याद आ रही है आपको, शाहरुख खान की बड़ी हिट मूवी, लेकिन DDL यहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया जाएंगे फिल्म ना, ध्यान रखो डी का मतलब होता है यहाँ पे डिवेंचर, दूसरा डी डिपॉजिट, और एल का मतलब जो है लोन्स। अगर डिपॉजिट, डिवेंचर और लोन्स एक्सीडिंग है 50 करोड़ से, एक्सीडिंग देखो 50 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ से तो ऑडिट कमेटी बनानी हमारे लिए मैंडेटरी हो जाती है। इवन इन दैट सिचुएशन द फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमिटी इज वेरी मच मैंडेटरी देयर। तो हमने ये बातें भी देखी थी। एंड वन मोर थिंग, द थर्ड पॉइंट इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी ऑडिटरी स्टैट्यूट। क्वेश्चन ये पूछा गया, बताइए क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है कि ऑडिट कमेटी के आप रोल बताइए। बहुत बढ़िया सी बात है, यू हैव टू स्पेसिफाई द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड vis-a-vis स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको रोल बतानी है। कब रोल बतानी है? अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो वो कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाती है जो 144 में बैंड नहीं है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में ऑडिट कमेटी की रोल क्या है? इस मसले को एग्जामिन करना है, इस मसले को समझना है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी इन दैट वेरी सिचुएशन। सो लेट अस ट्राई टू हैव व्हाट्स द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी इन दैट वेरी सिचुएशन। और इसका आंसर जानने के लिए हमारे पास जो सेक्शंस अवेलेबल है, सीधे सीधे रेफर करता है सेक्शन नंबर 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2, बस इसको रेफर करते हैं। इसमें कहते हैं ऑडिटर रिव्यू करेंगे, टू रिव्यू एंड मॉनिटर, रिव्यू करें मॉनिटर करें ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, मतलब इन चीजों को मॉनिटर करेंगे ऑडिटर। सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी इन चीजों को मॉनिटर करेगी। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, शायद क्वेश्चन समझने में यहाँ लोगों को, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ हो सकती है कि क्वेश्चन पूछा किस डायरेक्शन में। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ऑडिटर्स को सेक्शन 144 में कुछ बैंड सर्विसेज है जो कि नहीं करनी है, लेकिन जो बैंड नहीं वो सर्विस ऑडिटर को दे रही है, और अगर वो सर्विस दे रही है तो क्या ऑडिटर अपने ऑडिटिंग के साथ जस्टिफाइड है, क्या वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? इसमें ऑडिट कमेटी का रोल क्या है ये आपको बताना है। तो सेक्शन 177 सब सेक्शन 4 क्लॉज 2 में ऑडिट कमेटी के रोल्स के बारे में बताया है। रिव्यू करे, मॉनिटर करे ऑडिटर कितना इंडिपेंडेंट है, अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी कितनी इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। दीज आर सच ए थिंग व्हिच ऑफ कोर्स द required to monitor. That is called section section 177 4 clause 2. That is the point called here. 177 clause subsection 2. This is called the point. This one, the issue called it. एक बात यहाँ पे ये आ गई। अच्छा, एक सी में आ जाओ, सी में 4C, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सी में इंश्योरेंस एक्ट 1938 रिक्वायर्स टू एस्टैब्लिश टैरिफ एडवाइजरी कमेटी इन दिस रिगार्ड स्पेसिफाई, आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। एग्जामिनेशन अपने ट्रेंड को रिपीट किया, 4 नंबर का क्वेश्चन इंश्योरेंस से फिर आ गया इस बार। हालांकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चंस अक्सर आते थे, लेकिन इस बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अनटच्ड रह गया, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट जो है वो आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन तो नहीं आया आपके लिए, लेकिन बहुत इजी से क्वेश्चन पूछा। टैक्स बतानी है आपको टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, तो मैं आपको टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के बारे में बता दूं क्या है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 64U से है, सेक्शन नंबर 64U से, और टैक्स का जो ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल रेगुलेट द रेट्स
advantages, terms and conditions that may be offered by the insurer, that may be offered by insurers in respect of general insurance. General insurance. This is the basic objective of the टैरिफ एडवाइजरी कमेटी. कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी कर दूं, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, इनका परपेचुअल सक्सेशन होगा, इनके पास कॉमन सील होंगी, इनके पास प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का पावर होगा. दिस आर ऑफ कोर्स द बेसिक सिचुएशन व्हिच वी हैव गॉट हियर. तो चलिए भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4A, B एंड C. एंड 4A, B एंड C की अगर हम बात करें तो A हमने रेफर किया है ऑडिट कमेटी, और B of course again it is from the what you may say that 4A, that is of course the audit committee. 4C हमने कर लिया, लेकिन 4B सॉरी अभी 4B नहीं किया. 4B भी आपके साथ एनालाइज करनी है. 4B देख, कभी कभी क्वेश्चन इजी दिख जाता है, छोटा सा दिख जाता है, तो हम बीच का क्वेश्चन एस्केप कर जाते हैं, मिस हो जाते हैं. लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बी, एस्केप हमको नहीं करना चाहिए बिल्कुल. XYZ an unlisted public company having paid up share capital 20 crore rupees as on 31st March 2015 and turnover 150 crore during the year ended on 31st March 2015. The total number of directors 13 है, ये 13 कभी देखना मिस ना कर जाओ. 13 total number of directors 13 है. Referring to the provisions of the company 2013, answers the following. Number 1, state the minimum number of independent directors that the company should appoint. Minimum number of independent directors that the company should appoint. कंपनी कम से कम कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, दैट इज द फैक्टर, दैट इज द पॉइंट व्हिच वी हैव टू सी दैट कम से कम कितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करे. ये बात हमको सबसे पहले अपॉइंट करनी है, देखनी है. तो एक बात बता दूं, लिस्टेड कंपनी है तो पूरे बोर्ड का 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं. लेकिन यहां हमारे क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनी तो नहीं पूछा गया है, लिस्टेड कंपनी तो नहीं पूछा गया है. हमारे को कहा गया कि भाई कंपनी अनलिस्टेड है और पेड अप शेयर कैपिटल जो है उस कंपनी की, यू कह लो पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो 20 करोड़ कहा गया है और टर्नओवर कहता है कि 150 करोड़ है. लेकिन हम अगर यहां पे अपने पॉइंट्स को एनालाइज करें तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, और डिवेंचर डिपॉजिट एंड लोन्स 50 करोड़ से ज्यादा है. अकॉर्डिंगली मोर देन 50 करोड़ है. लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है, ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड है. ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है और यहां पे कहता है, सॉरी ऑडिट कमेटी बोल गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है और कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी में हो, ये जरूरी है. 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अच्छा एक बात और बताता हूं, अगर एक बात और लिखोगे तो पूरी मार्क्स मिलेगी, क्योंकि 2 ही नहीं है, कभी कभी 2 से ज्यादा भी रखने पड़ते हैं. अगर ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन के वजह से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा रिक्वायर्ड है तो हमारा 2 से काम नहीं चलेगा, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर बढ़ाएंगे. फिर सुन लो एक बार, अगर ऑडिट कमेटी के कॉम्पोजिशन की वजह से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो रही है 2 से ज्यादा, तो हमारा मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमको ऑफकोर्स ऑडिट कमेटी में इंडक्ट करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर्स रखते हैं और तुमने पढ़ा था मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, तो 5 डायरेक्टर्स है तो इंडिपेंडेंट 3 होने चाहिए. हमने सिर्फ 2 रखा है, 2 से काम नहीं चलेगा, यहां हमको बढ़ा के कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे. ये भी हमारा एक पॉइंट रहा. अच्छा एक बात और कहता है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड इन केस XYZ लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी. अगर कंपनी लिस्टेड होती तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते? तो बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है, लिस्टेड कंपनी है तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कहा है कि पूरे डायरेक्टर का 1/3, मतलब 13 अगर टोटल है तो इसका 1/3, यानी कि अगर हम करें तो 4.33. अब 4.33 भाई 33 को क्या करे, ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, तो यहां ये भी कहा था राउंड ऑफ करोगे ऊपर के फिगर्स पे, यानी कि 4.33 को हम क्या करेंगे
5 करेंगे, 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दैट वे केस इफ द कंपनी इज एक कोर्स ए लिस्टेड कंपनी है। चलिए बी पॉइंट भी हमने क्वेश्चन में बी भी 4B भी बड़े अच्छे तरह एग्जामिन कर लिया हमने, 4A देख लिया, 4B देख लिया, 4C देख लिया। उम्मीद करते हैं आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट किया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4A एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऑडिट कमिटी से था। 4B ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड डायरेक्टर से ही था ये, एंड 4C जो है इंश्योरेंस एक्ट से जो इजी सा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डले हुए थे यहाँ पे। अच्छा 5, एक बात अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई पूरी बुक में जो जो टफ चैप्टर होता है दैट्स कॉल्ड मैनेजरियल रेम्युनरेशन, एमआर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। और पता नहीं कैसे ना कैसे एग्जामिनेशन में हर बार एक क्वेश्चन जो है मैनेजरियल रेम्युनरेशन से पूछा ही जाता है हर बार। यहां कहते हैं इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी बीइंग मैनेज्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोजेस टू पे द फॉलोइंग रेम्युनरेशन, प्रपोजेस टू पे द फॉलोइंग रेम्युनरेशन। अब देखो क्या क्या रेम्युनरेशन पेमेंट करने की बातें हो रही है, जरा इस बात पे। इट वाज तो 5A commission at the rate of 5% of the net profit to its managing director। देखो बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। पहले मैं एक बार ना आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आपको मैनेजर रेम्युनरेशन का थोड़ा एलोकेशन पे ध्यान दिला दूं कि कैसे एलोकेट किया जाता है मैनेजर रेम्युनरेशन को, इसकी एलोकेशन कैसे होती है। एक छोटा सा हल्का सा व्यू जो है हम थोड़ा इसका लेते हैं कि कैसे मैनेजर रेम्युनरेशन जो है वो एलोकेट होते हैं। दिस वन, दैट वाज, चलिए एक हल्की सी बात समझते हैं कि मैनेजर एलिमिनेशन के एलोकेशंस कैसे होती है। अगर हम एलोकेशंस की बात करें तो यहां पे एक फैक्टर होता है कि हम एक पर्सन को देना चाहते हैं रेम्युनरेशन पेबल टू 1 MD WTD मैनेजर, तो हम ऑफ कोर्स 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। MD WTD और मैनेजर को अगर हमको देना है पेबल टू MD WTD मैनेजर, अगर हम इसको देते हैं और किसी एक को देते हैं देन ऑफ कोर्स 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और सबको मिला के 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बट इसको शेयर होल्डर के अप्रूवल से हम इंक्रीज कर सकते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा के इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन शेड्यूल 5 से ज्यादा ना हो। और अगर हम पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात करें तो 1%, अगर कंपनी में MD WTD या मैनेजर है तो इन एनी अदर केस जो है दैट्स 3% मैक्सिमम, इट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3%। अच्छा यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे से, द क्वेश्चन के टर्म्स के ऊपर आना कि क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन ऑन दैट क्वेश्चन। फिर से निकालता हूं क्वेश्चन आपके सामने, अवेलेबल है क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 5A। 5A देखिए क्या क्वेश्चन कहते हैं, कमीशन एट द रेट ऑफ 5%, 5% कमीशन पेमेंट करना, और बेशक ये अलाउड है। अगर हम इसकी बात करें तो कंप्लीट, इट्स अलाउड, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, अलाउड। लेकिन आप ज्यादा भी दे सकते हैं, OR पास करवानी पड़ेगी। अलाउड 5% कमीशन, और एक्सेस के लिए OR। अच्छा यहां कहता है डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रपोज्ड टू बी मंथली रेम्युनरेशन 50,000, also the commission at the rate 1% of net profit subject to the condition that overall remuneration payable to the ordinary basis including monthly remuneration payable to each of them shall not exceed 2%, 2%। तो देखो एक बात यहां बता दूं, होल टाइम डायरेक्टर है, सबसे पहली बात बतानी पड़ती है कि MD अदर देन डायरेक्टर्स अदर देन MD, मतलब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि ये डायरेक्टर्स अदर देन MD वेदर इट्स होल टाइम डायरेक्टर या फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर। कोई बात नहीं, हम अपने आंसर को दोनों के रेफरेंस में लिख देंगे। अगर होल टाइम डायरेक्टर है
तो सबको मिला के 10% तक मैक्सिमम दे सकते हैं नेट प्रॉफिट का, और अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है देन 1% एंड 3% दैट वाज ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है तो 1%, अगर नहीं है देन मैक्सिमम 3%। अगर एक्सेस पेमेंट करते हैं तो हमको शेयर होल्डर की अप्रूवल भी चाहिए, वी नीड टू हैव द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एज वेल। दिस वन द पॉइंट, अगर हम एक्सेस रेमुनरेशन पेमेंट करते हैं तो दिस वन द पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड द पॉइंट हियर। एंड दिस वन some more issue। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है, दैट्स कॉल्ड हियर सेक्शन नंबर 197 सबसेक्शन 4 से ये क्वेश्चन है, 197 सबसेक्शन 4 यहां से, और 197 सबसेक्शन 4 सिंपली स्पेसिफाई कर रहा है कंपनी ऑल्सो प्रपोजेस टू पे सुटेबल एडिशनल रेमुनरेशन टू मिस्टर भट्ट, ए डायरेक्टर फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर whenever such services are utilized। यहां एडिशनल सर्विसेज के लिए कुछ पेमेंट करने की बात हो रही है। एडिशनल सर्विस मतलब डायरेक्टर अगर कंपनी को कुछ एडिशनल सर्विस दे रहा है, क्या वो अगर उसके लिए कंपनी कुछ पेमेंट करती है, कैन इट बी द पार्ट ऑफ द मैनेजरियल रेमुनरेशन? तो सेक्शन 197 कहता है कि भाई अगर वो सर्विस प्रोफेशनल सर्विसेज है और डायरेक्टर के पास रिक्विजिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो अमाउंट जो कंपनी ने डायरेक्टर को उस सर्विस के लिए पेमेंट किया है, दैट शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ द मैनेजरियल रेमुनरेशन, वो मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट नहीं कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना कि अगर डायरेक्टर को किसी सर्विस के लिए पैसे दे रहे हैं, किसी अदर कैपेसिटी में पैसे दे रहे हैं, और डायरेक्टर के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो जो सर्विस रेंडर कर रहा है वो प्रोफेशनल सर्विस भी है, तो जो पैसे कंपनी डायरेक्टर को दे रही है वो प्रोफेशनल, वो मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा। सपोज दैट मिस्टर ए कंपनी में डायरेक्टर है, डायरेक्टर बीइंग ए डायरेक्टर उसको 50,000 दे रहे हैं, अब चूंकि वो अकाउंट्स भी देख रहा है तो उसको ऑफकोर्स 60,000 अकाउंट्स देखने का भी दे रहे हैं। ये 50,000 तो मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट होगा, क्या ये 60,000 होगा? देखना पड़ेगा कि डायरेक्टर के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल डायरेक्टर सीए है, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके पास इस सर्विस के लिए जो पैसे दिए गए हैं वो मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टर बीए है तो फिर भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, आपको जो ये 60,000 पर मंथ दिए जा रहे हैं ये मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट कहलाएगा, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द managerial remuneration। This is the factor which we need to of course have that, you know, which we need to specify there, that is the point which we have got there। तो यही फैक्टर होता है हमारा जिसको हमको ध्यान में रखना है प्रॉपरली कि प्रोफेशनल सर्विस है कि नहीं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं, ऐसी बातों को अक्सर हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्रोफेशनल सर्विस है कि नहीं या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, इसका फैसला हम नहीं लेते हैं, इसका फैसला रेमुनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी जो कंपनी में होती है वो लेती है। वो डिसाइड करेगी कि जो सर्विसेज रेंडर किए जा रहे हैं वो प्रोफेशनल सर्विस है कि नहीं है, जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पार्ट है या नहीं है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन 8 नंबर में, वेरी इजी गोइंग, सिर्फ आपको थोड़ा मैनेजरियल रेमुनरेशन का एलोकेशंस याद रखने हैं और ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपका निकल जा रहा है। अच्छा 4B को जरा देखना, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज की बात कही जा रही है और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कंपनीज को सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, और आपको ये बताना है कि ये कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी होती है या नहीं होती है। अच्छा इसको जानने के लिए पहले हम गवर्नमेंट कंपनी समझते हैं, थोड़ा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, और फिर मैं आपको इस प्रोविजन के ऊपर लेके आता हूं और समझाता हूं कि कहां तक क्या आंसर होना चाहिए इस सिचुएशन में। खुद ही आंसर दोगे आप, मुझे उम्मीद है अच्छा आंसर करके आए हो। और लेट अस सी द पॉइंट व्हाट इज कॉल्ड टू दिस कंपनी कॉल्ड हियर गवर्नमेंट कंपनी। चलिए गवर्नमेंट कंपनी क्या है, थोड़ा सा इस फैक्टर के ऊपर आते हैं, ध्यान दो। यहां गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन इंक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव दोनों है। ये कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, देखो मोर देन हाफ मत बोलना, 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय हु, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना क्या क्या,
51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाई, सुनो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर होल्ड कर रही होगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट्स होल्ड कर रही है। अगर इस तरह से किसी भी कंपनी में 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर ये होल्ड कर रही है, तो हम इस कंपनी को कहेंगे दैट कंपनी इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कंपनी, दिस कंपनी जस्ट कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। जरूरी नहीं कि होली ऑन सब्सिडरी होनी चाहिए, सिंपली सब्सिडरी है। मतलब अगर एक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, और एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्ड कर रही है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड कर रही है, तो एक्स लिमिटेड होल्डिंग वाई लिमिटेड सब्सिडरी। अब चूंकि एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है तो वाई लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो डेफिनेशन का एक पहलू ये भी है, एक पहलू डेफिनेशन का ये भी आता है। तो हमारे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टुगेदर होल्ड सिर्फ 40%। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा सिचुएशन बनाया गया है, और मैं आपके लिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर का रीजन भी जरूर बताऊंगा आपको। थोड़ा ध्यान से देखना आंसर सिचुएशन क्या डिफर हो रहा है यहाँ पर। सपोज दैट एक कंपनी आपके पास MN लिमिटेड दिया गया है, MN लिमिटेड एक कंपनी है, और इस कंपनी में देखना सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 40% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, 40% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। और एक गवर्नमेंट कंपनी भी इसमें ना, गवर्नमेंट कंपनी भी इसमें 20% जो है शेयर्स पेड अप शेयर होल्ड कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी भी 20% पेड अप शेयर होल्ड कर रही है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए क्या MN लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी या फिर गवर्नमेंट कंपनी MN लिमिटेड नहीं कहलाएगी। तो मैंने तुमको एक बात क्लियर कही थी, गवर्नमेंट कंपनी आप तभी कहलाते हैं जब मोर देन 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट्स होल्ड करती है, तभी कहलाते हैं, अदरवाइज नहीं कहलाती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40% गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, 20% वो गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है। 245 सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऐसी कॉम्पोजिशन को स्पेसिफाई नहीं किया था, तो हम बड़े आराम से कहेंगे कि ये गवर्नमेंट कंपनी नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, हम बड़े आराम से स्पेसिफाई करेंगे कि ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली है, PQ लिमिटेड कैन बी कंसीडर, अच्छा PQ लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, इज ए सब्सिडरी बट नॉट होली ऑन सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ कहता है दूसरी बात, PQ लिमिटेड जो है सब्सी है किसकी, गवर्नमेंट कंपनी की, लेकिन होली ऑन सब्सिडरी नहीं है। तो क्या हुआ, सब्सिडरी भी है तो काफी है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, PQ लिमिटेड जो है गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो हमारा कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, अकॉर्डिंगली MN लिमिटेड इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी बट PQ लिमिटेड ऑफ कोर्स इज ए गवर्नमेंट कंपनी। PQ लिमिटेड यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जरूर कहलाएगी, PQ लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। चलिए हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं और एक और बड़ी ही रेलिवेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5C आपके सामने मैं लेके आता हूं। 5C क्या है, अब जरा मैं ये लेकर के आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5C ये क्या है, मैं इसको लेकर के आता हूं। 5C जरा ध्यान से सुनना, 5C को, क्वेश्चन नंबर 5C, लेट अस सी व्हाट इज गिवन ऑन 5C। यहां पे क्या है 5C में, देखो 5C जो है ना बेसिकली वो सरफासी से है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यहां से है हमारा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन भी आपके सामने अभी मैं पढ़ता हूं और आपको आंसर भी अभी मैं इस क्वेश्चन का बताता हूं क्या है। मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बताने जा रहा हूं कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो जरा ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चन को जरा ध्यान दो। ये एपेक्स लिमिटेड फेल टू रिपे द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंकर्स, बहुत गलत काम किया, बैंक के पैसे वापस नहीं किए। बैंक आजकल बहुत टफ हो गई है और बैंक को जो सरफसी है वो लगाने का अधिकार आजकल बड़े आराम से मिल गया है।
अपनी डेट की रिकवरी के लिए। पहले तो रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एप्लीकेबल होती थी, और वो पैसे रिकवर करवाने में ऑलमोस्ट 180 डेज प्लस 180 डेज, मतलब ऑफ कोर्स इतने सारे दिन लग जाते थे पैसे की रिकवरी में, 360 दिन करीब लगते थे। लेकिन अब सरफासी में बैंक अगर आपके लोन आउटस्टैंडिंग है, इमीडिएटली सरफासी लगाती है और मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेती है। यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ कि बैंक मैनेजमेंट को टेक ओवर कर ली, कंपनी की मैनेजमेंट को टेक ओवर कर ली सरफासी में। सरफासी में अधिकार है, बताया भी, अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है और लोन के पैसे वापस नहीं करती तो बैंक सरफासी अगर लगाए, सरफासी लगाती है ना, तो उसके पैसे, उसके जो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगी। मतलब बैंक के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्ट है सरफासी। और इसमें कहा गया है कि बैंक ने अपने डायरेक्टर्स, 4 डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिए, तो कंपनी मैनेज थोड़ी है, मैनेजिंग डायरेक्टर से हो रही थी और मैनेजिंग डायरेक्टर को हटा दिया, तो आपको बताना है कि शेयरहोल्डर्स के राइट्स क्या होंगे, शेयरहोल्डर्स का क्या अधिकार होगा। भाई हम तो शेयरहोल्डर थे कंपनी के, हमने क्या गलती की थी, कंपनी ने लोन लिया था, डायरेक्टर का फैसला था, पैसे पेमेंट नहीं हुए, सब डायरेक्टर्स ने किया, हम बीइंग ए शेयरहोल्डर हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या अधिकार है, ये जो जरा समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको जो है सेक्शन नंबर 15 में देखने को मिलेगा, और अकॉर्डिंगली इट वाज राइट्स ऑफ शेयर होल्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेक्शन 15 में देखने को मिलेगा। तो सेक्शन 15 में थोड़ा तुम्हारे लिए समझाता हूँ, लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें याद होगा कंपनी एक्ट 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में एक सेक्शन आ रही होगी, सेक्शन 160, और सेक्शन 160 में कंपनी के मेंबर के पास अधिकार है कि वो कंपनी में अपने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करें। नेचुरल सी बात है, कोई भी पर्सन कंपनी में अपने आप को डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है, 1 लाख रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है, और कंपनी की जनरल मीटिंग में अगर रेजोल्यूशन पास हो गया, वो पर्सन इलेक्शन विन कर गया, तो कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। अगर डिफीट हो गई तो 1 लाख की डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, 25% वैलिड वोट भी अगर उसके पास आती है तो वो कंपनी का जो अमाउंट थे 1 लाख के, वो रिफंड हो जाएंगे। यहाँ पे ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा अपने डायरेक्टर नॉमिनेट करने का। सेक्शन 160 जो है उस कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होगी जिस कंपनीज के मैनेजमेंट को सरफासी ने में बैंक ने एक्वायर कर लिया है। 160 का अधिकार वहां के मेंबर को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे, मेंबर मतलब शेयरहोल्डर जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे, वो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल होना है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब वो वैलिड तभी होगी जब क्रेडिटर्स को अप्रूव कर देंगे। वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स भी अगर जानी है तो क्रेडिटर से पूछना पड़ेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के कंसेंट से ही वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स भी हम फाइल कर सकते हैं। एंड एक बात और है, लास्ट में बड़ी आराम से होता है कि पूरी एसेट्स को एक्वायर कर लें, पूरे लोन की जब रिकवरी होती है तो मैनेजमेंट को वापस कर देते हैं, बैंक्स वापस कर देती हैं। बहुत ही डेंजरस प्रोविजन है, मतलब शेयर होल्डर्स के जो अधिकार है, इवन डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार, वो सारे अधिकार ऑलमोस्ट एक तरह से खत्म हो जाते हैं अगर सरफासी लग गई है, कंपनीज के ऊपर सरफासी लग गई है। तो हमने कहा कि हम डायरेक्टर नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर को हटाना है, उसकी रेजोल्यूशन पास करनी है, वो भी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स होंगे। अंडरटेकिंग सेल ऑफ करनी है सेक्शन 180 में, अंडरटेकिंग सेल ऑफ करनी है, वो भी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर होंगे, 1 क्रेडिटर्स होंगे। 181 सी लोन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट लोन लेनी है, वो भी शेयर क्रेडिटर्स का अप्रूवल। मतलब जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं शेयर होल्डर्स के सारे रेजोल्यूशन जो है क्रेडिटर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तभी जाके वैलिड होगी। और सेक्शन 16 कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉम्पनसेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके ऊपर सेक्शन 16 है, और सेक्शन 16 ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर ऑफ कोर्स ऑफिस लॉस हो रही है एमडी की, तो सेक्शन 16 मना कर रहा है कि कोई भी कॉम्पनसेशन ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर को मत दो, एज section 16 of the Surface Act 202 says here that this one called here 5C, that much 5C। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 में। 5A मैनेजरियल रेमुनरेशन से, 5B गवर्नमेंट कंपनीज से, एंड 5C जो है सरफासी से। बढ़िया सा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं और 6 को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। 6 में भी 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट को देखते हैं। और पहला पार्ट जो है 6 का ना, वो प्रोड्यूसर कंपनी से है। प्रोड्यूसर कंपनी ये कहता है, एवीएम प्रोड्यूसर लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स of the working of a producer company under the Company Act 1956.
प्रोड्यूसर कंपनी से आपको कनेक्टेड प्रोविजन 2013 के एक्ट में नोटिफाइड नहीं है, तो हम 1956 के एक्ट को रेफर करते हैं और कहते हैं नंबर 1, criteria for appointment of secretary as also legal position if the financial position is unsatisfactory। बड़ा अच्छा सा सवाल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंगली हम रेफर करेंगे इसमें सेक्शन नंबर 581 एक्ट को, और ये कहता था कि अगर कंपनी की टर्नओवर एवरेज टर्नओवर जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अगर एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो नेचुरली उस कंपनी को एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखनी पड़ेगी, उस प्रोड्यूसर कंपनी को एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखनी पड़ेगी। जो यहाँ पे जरा देखना, फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखने पड़ेंगे। 5 करोड़ यूं से ज्यादा टर्नओवर है तो फेलियर होते हैं तो 500 रुपए की हर दिन के अकॉर्डिंगली फाइन है। और वो जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे आईसीएसआई के मेंबर होंगे। डिफेंस अवेलेबल, अगर आप कहते हैं कि भाई हमने सारे एफर्ट्स ले लिए लेकिन हमको कंपनी सेक्रेटरी नहीं मिले, शॉर्टेज है मार्केट में, कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है, हमने एडवर्टीजमेंट्स भी दिया, सब किया, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी हमारे पास आए नहीं, ठीक है भाई, ये एक्सक्यूज चलेगी, ये डिफेंस अवेलेबल है, चलेगी। दूसरी बात, अगर ये कहते हो कि भाई हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरा है, अच्छे हालात नहीं है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप ऑफ कोर्स अवॉइड कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डायरेक्ट इट्स मेंबर टू सरेंडर हिज शेयर्स टू द कंपनी, इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। आंसर बड़ा सिंपल है, मेंबर प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं रहा तो कह सकते हैं, या फिर मेंबर रिटेन करने से फेल हो गया, क्वालिफिकेशंस टू बी ए मेंबर, मतलब जो मेंबर की क्वालिफिकेशन आर्टिकल्स ने स्पेसिफाई किया था, अगर आप वो क्वालिफिकेशन रिटेन करने से फेल कर हो गए हैं, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेगी भाई आपने अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर दो। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब अपनी बात कहने का मौका जरूर देगी। ओनली आफ्टर दैट द बोर्ड में से यू दैट you should surrender your membership. Only after that the board may say you to surrender your membership, that you know this one. और एक तीसरी क्वेश्चन यहाँ पे है, डोनेशन टू एनी इंस्टीट्यूशंस। एक बात यहाँ पे और देखना, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रोविजन रिलेटेड टू डोनेशन टू एनी इंस्टीट्यूशन एज ऑल्सो टू ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, हालांकि हमारी कंपनी भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, प्रोड्यूसर कंपनी ना हो तो भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड होती है, और तुम देखते हो कि भाई कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है वो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करती, और जिसके फॉर्मेशन का भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ वो भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करती, सेक्शन 582 पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट हमारा डिफरेंशिएट कर रहा है, 581 ZH, दैट इज मैटर रेफर्ड ऑन टू द प्रोड्यूसर कंपनी, और यहाँ कहता है सिंपल डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल इन एग्रीगेट, जो हम इंस्टीट्यूशन को देंगे इन एग्रीगेट एक फाइनेंशियल ईयर में 3% ऑफ नेट प्रॉफिट इन ए फाइनेंशियल, किसी इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करोगे। अच्छा, प्रोविजन relating to investment of general reserve as investment in the shares of the company other than producer company। प्रोड्यूसर कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाने हैं, बिल्कुल लगाओ, बहुत फायदे का सौदा है। सेक्शन नंबर 581 ZL यहां पे हम रेफर करेंगे, और यहां पे सिंपली कहा है कि मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं दैट इज 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप, 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीज अप। और अगर एक्सेस इन्वेस्टमेंट करनी है then you need to pass the special resolution, plus you have to obtain the approval of the central government, you will have to obtain the approval of the central government, आपको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा, you will have to obtain the approval of the central government there। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी हमारे सामने आया, बड़े आराम से 8 नंबर का क्वेश्चन है, चारों पे 2-2 नंबर है, and very easily excuse me, you can secure almost all 8 marks। तो हमारा 6A हो गया। 6B पे आ जाओ। 6B, एक कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, बैंक से लोन ली है और सारे एसेट्स पे चार्ज की रेट है, और 3 महीने के भीतर कंपनी जो है वाइंडिंग अप में भी गई है। मैनेजमेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस इन द एबव कंटेक्स्ट, डिस्कस द फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। मतलब लोन लिया है, 3 महीने के भीतर ही वाइंडिंग अप में चली गई है। फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस के ऊपर हमारे पास प्रोविजंस एप्लीकेबल है, सेक्शन 531 फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस के ऊपर होती है 531,
और एक्चुअली यहां से कुछ एक क्वेश्चन पेपर में अभी आया आपके लिए, मैटर कंसर्न विद ऑफ कोर्स द फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस देयर। चलिए हम फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस के इश्यूज को भी एग्जामिन करते हैं, जानते हैं, देखते हैं क्या मैटर है यहाँ पे फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस से रिलेटेड। आपके सामने सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल है और कहते हैं भाई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, मूवेबल, इमूवेबल, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, एग्जीक्यूशंस या फिर अदर एक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी made by or against the company within 6 months before the commencement of its winding up. Before the 6 months of the winding up. This was the point. Had it been taken, done by or against individual within 3 months. यहाँ पे देखो 6 महीने के प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स को जो है ना फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस कहा गया है। 6 मंथ्स के जो पहले जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको हम कहते हैं कि ये सब क्या है, ये फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है। 6 मंथ्स से पहले के ट्रांजेक्शन जो है वो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है। क्वेश्चन को जरा समझते क्वेश्चन में क्या हमारी को बात कही गई है फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। क्वेश्चन को एक बार फिर से नजर डालना बढ़िया से, तो जाके प्रोविजन अच्छी तरह क्लियर होगा। प्लेस किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपनी ने और अकॉर्डिंगली मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवरी ऑफ गुड्स की है, पेमेंट किया है, एक्सक्यूशंस, अदर एक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अदर एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, जो अगर हम बात करते हैं अदर एक्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी यानी कि क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी पे प्लेज क्रिएट किया गया हो, कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है और 6 मंथ्स बिफोर अगर प्रॉपर्टी प्लेस्ड होती है या उसको सेल करते हैं व्हाटएवर, तो ये एक फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस का केस बन सकता है। और वाकई यहाँ पे फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है सेक्शन नंबर 531 और लिक्विडेटर के अगेंस्ट ये हमेशा वॉइड होगा। लिक्विडेटर इसको मानने से इनकार कर देगा, मतलब ये जो प्लेज किया गया है ये एक वॉइड होगी, ये सही नहीं होगी। this one the point called here which we got there, this one the point issue। ये हमारा एक मैटर होता है और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हमारे पास 6C भी है और 6C की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से। और यहाँ पे एक बात बड़ी आराम से अच्छी से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंपनी के खिलाफ व्हाट यू से दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने नाउ सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंपनी के खिलाफ कुछ ऑर्डर पास कर रही है। सम ऑर्डर हैज गॉट टू पास्ड अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग ऑफ कोर्स कंपनी, अटैच कर रही है कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज को। कंपनी एग्रीड है ऑर्डर से, आपकी एडवाइस मांग रही है, रेमेडी अवेलेबल है वो बताइए। एडवाइस एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस of the prevention of money laundering act 2002। सेक्शन नंबर 26 यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, सेक्शन 26 एप्लीकेबल होगी। अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकते हैं, अपील टू अपीलिएट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं। अपील करने का समय 45 डेज का आपके पास है। अगर सफिशिएंट कॉज है तो इस 45 डेज के पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है तो। अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो डिसीजन है उसको रिवर्स कर दे या फिर उसको अपहोल्ड कर दे। दिस वन द पॉइंट वी गॉट हियर, दैट इज या तो रिवर्स कर दे या फिर अपहोल्ड कर दे, दैट मे बी द इशू वी गॉट देयर। कॉपी ऑफ जो भी ऑर्डर है दोनों पार्टीज को भेजी जाती है और दिस इज द आंसर विच यू हैव टू राइट डाउन। सेक्शन नंबर 26 आप इसके लिए जरूर रेफर करेंगे इसके आंसर के लिए। सी के बाद हमारे पास डी है और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिचुएशन डी में भी डेवलप हो रहा है। सबसे पहले डी में ये कहा गया, डीडी लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड इट हैज बीन सर्व्ड विद द नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर। सॉरी, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। सी का पार्ट ही था, डी पार्ट इसमें नहीं था। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 पार्ट्स हैं जिसमें 4 का आंसर आपको करना है। और पहला ही क्वेश्चन देखो, बड़ा छोटा सा और बड़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। स्मॉल शेयरहोल्डर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है 4 नंबर में, लेकिन टुकड़ों में क्वेश्चन है, 3 पार्ट है क्वेश्चंस के और तीनों पार्ट का आंसर करोगे देन यू विल गेट ऑफ कोर्स द 4 मार्क्स देयर। सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि एक्सप्रेशन स्मॉल शेयरहोल्डर्स स्पेसिफाई करो, डिफाइन करो स्मॉल शेयरहोल्डर। तो बड़े आराम से कहेंगे भाई जिस शेयरहोल्डर के पास 20,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स मैक्सिमम है हम उस पर्सन को स्मॉल शेयरहोल्डर कहेंगे। और स्पेसिफाई करना नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स हु मे सर्व द नोटिस ऑफ द कंपनी फॉर ए डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग देम। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल से वाक्यत कही गई है, 1000 स्मॉल शेयरहोल्डर करें या फिर 1/10 विचएवर इज लोअर, मतलब 1000 और 1/10।
which is it possible to appoint a person who does not hold any share in the company as a small shareholder? देखो कंपनी एक्ट 1956 थी, तो कहता था जो स्मॉल शेयरहोल्डर है वही स्मॉल शेयरहोल्डर के नॉमिनेटेड डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉसिबल है जिसके पास एक शेयर भी नहीं है, कोई भी शेयर नहीं है, वो भी स्मॉल शेयरहोल्डर का रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बोर्ड में इंडक्ट किया जा सकता है। उसका टेन्योर कितना होगा? तो यहां पे कुछ बातें आंसर में कही गई है। सच डायरेक्टर्स टेन्योर जो भी है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, टेन्योर एक्सपायर हो गई है, एलिजिबल नहीं होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। और स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सिचुएशन ऑफ हिज कंपनी में स्मॉल शेयरहोल्डर भी ऑफकोर्स किसी भी अदर कैपेसिटी में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, मतलब कि किसी अदर कैपेसिटी में भी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। 3 साल तक बैंड है, 3 साल का टेन्योर होगा, टेन्योर खत्म हो गया तो आगे के 3 साल तक किसी भी अदर कैपेसिटी में उनकी अपॉइंटमेंट उस कंपनी में नहीं होगी। दिस इज द मैटर कंसर्न विद द स्मॉल शेयरहोल्डर। That is such a matter which is just concerned with the small shareholder, that is called of course with the small shareholder। चलिए अब हम एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट इश्यूज के ऊपर आते हैं। एक इश्यू हमारे पास और है, जहां क्वेश्चन जरा देखना, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या मैटर है यहां पर। इट इज, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिस्टर जोसेफ, member of Armaments Limited, aggrieved due to failure of the payment of the dividend declared in AGM held in August 2015. He makes a complaint in writing before the court of competent jurisdiction within the prescribed period of limitation, but the court refused to take the cognizance of alleged offence. Examine करो legal provision in this regard under the Companies Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 में इस रिगार्ड में लीगल प्रोविजंस आपको बताने हैं। ऑल्सो स्टेट द ऑफेंसेस अंडर द कंपनी एक्ट विच आर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अरे ये तो बड़ी ही ऑफ कोर्स छिपा हुआ रुस्तम है, ये क्वेश्चन बहुत ही छिपे हुए जगह से आया, बहुत ही छोटे पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। और मैं क्वेश्चन बताता हूं कहां से है आपको, देखिए जरा, क्वेश्चन 439 से है। सबसे पहले पूछा है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है। कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है। तो कहा 20212 सबसेक्शन 6 में जो भी ऑफेंस है वो सब के सब कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल समझते हो ना, वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट कर पाए, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होती है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है। कॉग्निजेबल की बात करें तो 212 सबसेक्शन 6 में जो ऑफेंस पनिशेबल है, जैसे सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 11, मतलब हम एनपीओ बनाते हैं, फ्रॉड करने के लिए एनपीओ बनाते हैं। तो शुरुआत से इरादा था कि हम एनपीओ बनाएंगे और फ्रॉड करेंगे। अकॉर्डिंगली 34 फ्रॉडेंटली किसी पर्सन को इंड्यूस करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को वो सब्सक्राइब करें। सेक्शन नंबर 36 पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, 34 प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट, 36 किसी को इंड्यूस करना कंपनी के शेयर्स खरीदो। सेक्शन नंबर 38 पर्सोनेशन ऑफ फॉर द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर 46, हम 46 की बात करें सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, या फिर ऑफ कोर्स सेक्शन 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल। सेक्शन 75 इट्स डैमेजेस फॉर फ्रॉड, या फिर ऑफ कोर्स वन मोर थिंग 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। 206 accordingly power to call for information or books, investigation by CFIO section number 212, investigation by CFIO section number 212, या फिर of course section number 213, section number 213 investigation into the affairs in another cases, और section 229 penalty for furnishing the fake mutilated destructions of the documents, और accordingly section number 251 section 251 fraudulent application for removal of name, या फिर section 399 की बात कर लें inspections production evidence of documents, section 229 भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, 251 या फिर 266 399 एंड 448 फॉल्स स्टेटमेंट वाला प्रोविजन। मतलब ये सारे जो है ऑफेंस ऐसे हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जो यहाँ बात की गई इन सेक्शंस में, और बाकी जो अदर्स हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि भाई एक पर्सन, नाम क्या था उस पर्सन का, एक बार फिर से देख लो नाम क्या था, जो भी नाम हो आंसर तो चेंज नहीं होगा, नाम एक बार देख लें ताकि हम उनके नाम से आंसर करें। जोसेफ, मिस्टर जोसेफ जो है
कंपनी के मेंबर हैं, डिविडेंड नहीं मिला है, डिविडेंड्स में कंपनी ने इनके साथ डिफॉल्ट किया है, राइटिंग में कंप्लेंट कोर्ट को करके चले गए करने को, कोर्ट को कंप्लेंट कर रहे हैं और कोर्ट ने जो एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। रिफ्यूज क्यों ना करती? सेक्शन 438 में लिखा हुआ है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफेंस का अकॉर्डिंगली जब तक रजिस्ट्रार या शेयर होल्डर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी के ऑथराइज्ड ऑफिसर अगर मैटर कनेक्टेड विथ है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का केस है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे जब तक सेबी कंप्लेंट कोर्ट में नहीं करेगी, कोर्ट ऑफ कोर्स उस केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ये जोसेफ ने जल्दी दिखाई, खुद कोर्ट के पास चला गया, कोर्ट को कंप्लेंट तो रिजेक्ट करना ही था। इट वुड हैव बीन बेटर द जोसेफ वुड हैव गॉन टू ऑफ कोर्स द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड accordingly this is called section number 439, section 439। चलिए हमने बी पार्ट भी बड़े अच्छे से देखे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ऊपर हमारा एक मसला है, एसए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सेक्शन 454 से है, जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड प्रोविजंस है। सेक्शन ऑफ 454 वाइंडिंग अप कहता है एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन और फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन केस ऑफ कंपनी इज इन वाइंडिंग अप and by the court with regard to who is required to prepare the statement of affairs and what is the cost, whether cost expenses incurred in preparing statement of affairs are recoverable, who is required to prepare। तो यहाँ पे बड़े आराम से हम स्पेसिफाई करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो भी है, whatever the statement of affairs are there, it is required to be submitted and verified by one or more person। जो रेलिवेंट डेट पे कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, जो अदर ऑफिसर है। सेक्शन 454 है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो अदर ऑफिसर है कंपनी के, उनकी बात हम कर रहे हैं। और कॉस्ट और एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रही है क्या रिकवरेबल है? बिल्कुल, लिक्विडेटेड इसको रीइंबर्स कर देते हैं, वापस कर देते हैं इस पैसे को। कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है एंड कंटेंट कितने, क्या क्या कंटेंट्स में क्या क्या बातें आएंगी, तो मैं कंटेंट्स बता दूं। कंटेंट्स में बहुत सिंपल सी बात है, एसेट्स ऑफ द कंपनी, एसेट्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटीज, नेम एंड रेसिडेंस, रेसिडेंस, नेम एंड रेसिडेंस, डेट्स, ई सच फर्दर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, जो अदर इंफॉर्मेशन वो पीरियड विद इन विच द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, कितने दिनों के भीतर स्टेटमेंट सबमिट करनी है। तो स्टेटमेंट जो सबमिट करनी है आपको 21 डेज के भीतर, 21 डेज फ्रॉम द रेलिवेंट डेट आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करनी है। मैक्सिमम 3 मंथ्स, मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स। और अगर डिफॉल्ट करते हो 2 साल की जेल है, 1000 रुपए एवरी डे के अकॉर्डिंगली फाइन है, ₹1000 इज फाइन देयर फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट, दिस वन अगर डिफॉल्ट करते हैं तो। एंड वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ विल यू इंटरप्रेट द डेफिनेशन इन द स्टैट्यूट्स इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द स्टैट्यूट्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मींस एंड इंक्लूड्स। मींस होती है तो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, और इंक्लूड्स होती है तो डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है, डेफिनेशन इंक्लूसिव है। तुम देखोगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन कहता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लेकिन करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, सॉरी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है और करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। फेमा की बात कर रहा हूं मैं, राइट ना? दिस वन द कॉल्ड पॉइंट हियर। वैसे ही ऑथराइज्ड पर्सन का डेफिनेशन फेमा में एग्जॉस्टिव है। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स वी गॉट देयर। अच्छा, ई पे आ जाना। Galileo Limited is a foreign company in Germany and it established a place of business in Mumbai. Explain the relevant provisions of Company Act 2013 and rules made thereunder relating to preparations of financial statement, foreign company के लिए financial statement, and also state the documents जो कि आपको attach करनी है। कौन कौन से documents आपको attach करनी है? Even this thing
इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड। आपको ये बातें भी बतानी है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, और मैं इसकी भी थोड़ी एनालिटिकल स्टडी आपको बता दूं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अटैच करनी होती है फॉरेन कंपनी को। इसके ऊपर ध्यान देना, कौन से रूल से क्वेश्चन आ गए ये, दैट्स कॉल्ड हियर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या इश्यू है आपके सामने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन कंपनी, एवरी फॉरेन कंपनी प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का, शेड्यूल 3 में प्रिपेयर करेगी, एज नियर देयर टू एज मे बी पॉसिबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूडिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अटैचमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू एनेक्स देयर टू इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ये तो आप डालेंगे। और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां आपको यहां स्पेसिफाइड है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकॉर्डिंगली इंग्लिश लैंग्वेज में दो, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड वर्जन दो, एंड सच अदर डॉक्यूमेंट जो एनेक्स करनी है रूल 2 में जो स्पेसिफाइड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देनी है अपनी, रूल 4 देखोगे जरूर आपको मिलेगा, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से जितने रिलेटेड स्टेटमेंट है। एंड वन मोर थिंग, नेम ऑफ द पर्सन इंडिया में जो ऑथराइज्ड है कंपनी के बिहाफ में नोटिस देने को, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शंस, अमाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस, रीजंस फॉर ट्रांजेक्शंस, मटेरियल इफेक्ट्स, अमाउंट रिटर्न ऑफ रिटर्न बैक, डिक्लेरेशंस, व्हाटएवर अदर डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, अमाउंट ऑफ रिपैट्रिएटेड, जो भी अमाउंट रिपैट्रिएट कर रहे हैं, रिसिपिएंट्स रिपैट्रिएशंस, फॉर्म ऑफ repatriations, date of repatriations, whatever detail, approval of the Reserve Bank of India। मतलब मैं एक मोटा मोटी बता दिया कि क्वेश्चन कहां पर कहां से आए हुए हैं। बुक्स को आप कंसल्ट करोगे, बुक में भी इजिली अवेलेबल है, रूल 4 को देखोगे इजिली अवेलेबल है ये चीज। तो दिस वन कॉल्ड द पॉइंट वी गॉट देयर। तो बहुत बढ़िया, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हमने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वी हैव सीन दैट कहां से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। मैं एक बार रिपीटिशन आपको फिर से सुना दूं। एक छोटी सी बात, हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे कि भाई अकाउंट्स ऑफ कंपनीज थी, जो भी प्रोविजंस जो चैप्टर जो मैं एक बार फिर से आपको स्पेसिफाई कर दूं, जरा यहाँ पे देखना। सर सारे क्वेश्चन बता दिए थे कहाँ कहाँ से आया, मैंने बीच में बताता गया हूं मैं। तो ठीक है भाई, एग्जामिनेशन तो आपने दे दिया, उम्मीद है बहुत बढ़िया किया होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। अगर कुछ गलतियां हुई है आपकी आंसर करने में, तो आगे उम्मीद है उन गलतियों को जरूर सुधारो। इस पूरी वीडियो को देख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। एनके सिंह लॉ क्लासेस के नाम से, नवीन सिंह के नाम से चैनल आता रहेगा यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे इस वीडियो को बड़े आराम से देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।